धीमी हवा में लिपटा एक नाम और एक चिट्ठी जो कभी खोली नहीं गई। जैसे किसी भूले हुए दिल ने फिर से सांस लेना शुरू कर दिया हो। ये कहानी उस आखिरी डाकिये की है जो चिट्ठियां नहीं, लोगों के अधूरे भरोसे पहुंचाता था। गांव का आखिरी डाकिया एक शांत, भावनात्मक और सुकून देने वाली हिंदी स्लीप स्टोरी है जो आपको एक छोटे से गांव की उन गलियों में ले जाती है जहां शब्द धीरे चलते हैं, यादें चुपचाप रोती हैं और भरोसा बिना आवाज के जीता रहता है। ये कहानी हर उस इंसान के लिए है जो थक चुका है, जिसने इंतजार किया है, जिसने किसी को खोया है और जो आज बस शांति में कुछ देर रुक जाना चाहता है। इस कहानी में कोई तेज मोड़ नहीं है, कोई शोर नहीं है, बस एक डाकिया है, उसकी थैली है, कुछ चिट्ठियां हैं और बहुत सारी अनकही भावनाएं हैं जो धीरे धीरे आपके दिल के पास बैठ जाएंगी और आपको नींद की एक बहुत नरम चादर में लपेट लेंगी। धीमी हवा में छुपा हुआ एक सच आज भी पुराने दरवाजों की तरह बिना आवाज खुलना चाहता था, जैसे कोई भूली हुई चिट्ठी दिल के कोने में फिर से सांस लेने लगी हो। धूप की हल्की रेखा जब मिट्टी के आंगन पर गिरी तो उसे देखकर ऐसा लगा जैसे समय भी थोड़ी देर को रुक गया हो। उसी छोटे से गांव में जहां शामें जल्दी चुप हो जाती थी और सुबह बहुत धीरे बोलती थी, वही रहता था हरिराम, गांव का आखिरी डाकिया, जिसकी चाल में थकान नहीं बल्कि इंतजार की आदत बस गई थी, जिसकी आंखों में बहुत सी बातें थी पर होठों पर हमेशा शांति रहती थी और जिसकी जेब में सिर्फ चिट्ठियां नहीं बल्कि लोगों के भरोसे, उनके डर, उनकी उम्मीदें और उनके अधूरे वाक्य रखे रहते थे। हरिराम रोज उसी कच्ची सड़क पर चलता जहां धूल के कण सूरज की रोशनी में तैरते थे और पुराने पीपल के नीचे रखी टूटी कुर्सी आज भी किसी की राह देखती थी। उसके घर की दीवार में एक दरार थी जो हर साल बड़ी होती जाती थी, जैसे उसकी अपनी चुप्पी, और उसके कमरे की खिड़की हमेशा आधी खुली रहती थी, मानो किसी आवाज के लौटने की उम्मीद में। वह चुपचाप चिट्ठियां बांटता, किसी को देखकर मुस्कुराता नहीं पर किसी की आंखें देखकर झुक भी नहीं जाता। उसके भीतर एक भरोसा था कि हर शब्द अपनी जगह पहुंचना चाहता है, जैसे हर इंसान अपनी कहानी। पर आज उसके हाथ में जो चिट्ठी थी वो बाकी सबसे अलग थी। उसका लिफाफा थोड़ा पीला था, कोने जले हुए से लगते थे और नाम बहुत हल्के अक्षरों में लिखा था, जैसे लिखते समय हाथ कांप गया हो। हरिराम ने उसे जेब में रखते हुए कुछ पल आंखें बंद की और फिर उसी धीमी चाल से आगे बढ़ गया। रास्ते में वो टूटी दीवार के पास रुका जहां एक आधा जला दिया रखा था। शायद किसी ने उसे बुझा दिया था या शायद वो खुद ही थक गया था। हरिराम ने उसे देखा पर उठाया नहीं, जैसे कुछ चीजें सिर्फ देखने के लिए होती है, बदलने के लिए नहीं। वो आगे बढ़ा, एक घर के सामने रुका जहां दरवाजे पर जंग लगा ताला था और भीतर से कोई आवाज नहीं आती थी। वो जानता था कि इस घर में कोई नहीं रहता, पर फिर भी हर बार यहां रुकता क्योंकि कभी यहां एक औरत रहती थी जो हर चिट्ठी को माथे से लगाती थी और कहती थी कि शब्द भी भगवान की तरह होते हैं। हरिराम को याद आया कि वही औरत आज से कई साल पहले इसी घर से चली गई थी, बिना किसी को बताए, बिना किसी से कुछ मांगे। और उसकी आखिरी चिट्ठी आज भी हरिराम की अलमारी में रखी थी। उसने कभी उसे खोला नहीं, क्योंकि कुछ सच तभी सुरक्षित रहते हैं जब बंद रहें। वो आगे चला, खेतों के बीच से गुजरते हुए, जहां हवा धान के पौधों से बातें कर रही थी और आसमान बहुत हल्का लग रहा था, जैसे किसी ने उसके बोझ कम कर दिए हों। हरिराम के मन में आज अजीब सा सन्नाटा था, जैसे कुछ होने वाला हो, पर क्या, ये वो खुद भी नहीं जानता था। उसने उस पीली चिट्ठी को फिर से जेब में छुआ और उसकी उंगलियों में एक पुरानी गर्मी सी भर गई, जैसे वो कागज नहीं, किसी का दिल हो। रास्ते में एक बच्चा मिला जिसने पूछा, काका, आज कोई खुशखबरी है? हरिराम ने मुस्कुराकर कहा, खबर खुद ही तय करती है वो कैसी है, और आगे बढ़ गया। गांव के आखिरी मोड़ पर वो उस घर के सामने पहुंचा जहां उसे वो चिट्ठी देनी थी।
घर बहुत शांत था। खिड़की के पर्दे हिल नहीं रहे थे और दरवाजे पर धूप की हल्की परछाई पड़ी थी। हरिराम ने दरवाजा खटखटाया। कोई आवाज नहीं आई। उसने फिर से खटखटाया। तब भीतर से धीमी सी चाल सुनाई दी। दरवाजा खुला और सामने एक बूढ़ी औरत खड़ी थी, जिसकी आंखों में बहुत पुरानी थकान थी, पर बहुत सच्चा भरोसा भी। हरिराम ने चिट्ठी बढ़ाई। औरत ने उसे हाथ में लेते ही कुछ पल आंखें बंद कर ली, जैसे उसने किसी खोई हुई चीज को फिर से पा लिया हो। हरिराम ने कुछ नहीं पूछा, क्योंकि वो जानता था कि हर सवाल हर दरवाजे के लिए नहीं होता। वो धीरे से मुड़ा, पर तभी औरत ने कहा, डाकिया, क्या तुम जानते हो इस चिट्ठी में क्या लिखा है? हरिराम ने सिर हिलाया और कहा, नहीं, पर मुझे लगता है इसमें बहुत इंतजार लिखा है। औरत की आंखों से एक आंसू चुपचाप गिरा, जैसे किसी पुराने बोझ ने अब विदा ले ली हो। उसने कहा, इसमें भरोसा लिखा है और माफी भी। हरिराम ने कुछ नहीं कहा, क्योंकि कुछ शब्द सिर्फ सुनने के लिए होते हैं, कहने के लिए नहीं। वो बाहर आया और देखा कि आसमान थोड़ा और साफ हो गया था, जैसे किसी ने भीतर से किसी दीवार को तोड़ दिया हो। वो उसी कच्ची सड़क पर वापस चलने लगा, पर उसकी चाल आज और धीमी थी, क्योंकि अब उसे लग रहा था कि हर कदम किसी कहानी को थोड़ा हल्का कर रहा है। रास्ते में उसे वो टूटी कुर्सी फिर दिखी। उसने उस पर हाथ फेरा और लगा जैसे किसी पुराने दोस्त को छू लिया हो। उसने मन ही मन सोचा कि शायद हर टूटन भी किसी नए आकार की तैयारी होती है। गांव की हवा अब ठंडी हो चली थी और हरिराम के भीतर एक अजीब सी शांति उतर रही थी, जैसे उसने बिना जाने किसी का बोझ थोड़ा कम कर दिया हो। वो जानता था कि वो सिर्फ चिट्ठियां नहीं बांटता, वो लोगों को उनके अपने शब्द लौटाता है। और आज उसने खुद को भी एक शब्द लौटा दिया था, भरोसा। और उसी भरोसे के साथ वो अपने छोटे से कमरे की ओर बढ़ा, जहां उसकी आधी खुली खिड़की आज थोड़ी और खुली लग रही थी, और दीवार की दरार आज उतनी डरावनी नहीं लग रही थी। जैसे उसने भी मान लिया हो कि कुछ चीजें टूटकर ही रोशनी को रास्ता देती है। और हरिराम ने धीरे से आंखें बंद की, जैसे किसी पुराने दर्द को आखिरकार माफ कर दिया गया हो। अगर ये कहानी आपके दिल के पास कहीं ठहर गई हो, तो बस उसे वही रहने दीजिए। शायद वही उसकी सबसे सुरक्षित जगह है। उसी चुप्पी के बाद कमरे में बस खिड़की से आती हवा की हल्की सरसराहट रह गई, और हरिराम को लगा जैसे वो आवाज उसके भीतर किसी पुराने जख्म पर धीरे से हाथ फेर रही हो। उसने खिड़की की चौखट पर बैठकर बाहर देखा तो गली में वही धूल तैर रही थी। वही पीपल का पेड़ खड़ा था। वही टूटी कुर्सी अब भी किसी के लौटने की उम्मीद में झुकी हुई थी। और उसी पल उसे याद आया कि कभी वो खुद भी इसी कुर्सी पर बैठकर अपने पिता का इंतजार करता था, जो कभी वापस नहीं आए थे। और तभी से शायद हरिराम ने इंतजार को अपना काम बना लिया था। डाक बांटना सिर्फ एक बहाना था। असल में वो लोगों के लौटने, माफ होने, समझे जाने का रास्ता बनाता था। उसने अपनी पुरानी अलमारी खोली, जिसमें चिट्ठियां नहीं, बल्कि सालों की सांसें बंद थी। हर लिफाफा किसी चेहरे की तरह था, किसी आवाज की तरह, किसी अधूरे वाक्य की तरह। उसने उसी सबसे नीचे रखी चिट्ठी को छुआ, जिसे उसने कभी खोला नहीं था। वही औरत की आखिरी चिट्ठी। और आज पहली बार उसे लगा कि शायद अब समय आ गया है। पर उसने फिर भी उसे नहीं खोला, क्योंकि कुछ राज तब तक जिंदा रहते हैं जब तक उन्हें पढ़ा न जाए। उसने लिफाफे को सीने से लगाया और धीरे से बिस्तर पर रख दिया। बाहर रात उतर चुकी थी। दिए की लौ आधी कांप रही थी, जैसे किसी अधूरी बात को कहने की कोशिश कर रही हो। हरिराम ने दिया बुझा दिया, क्योंकि आज उसे अंधेरे से डर नहीं लग रहा था, बल्कि अंधेरा उसे सच्चा लग रहा था। वो धीरे से लेट गया और उसकी सांसों में वही भरोसा उतर रहा था जो उसने आज उस बूढ़ी औरत की आंखों में देखा था। नींद ने उसे तुरंत नहीं घेरा, बल्कि पहले उसे पुराने रास्तों पर घुमाया, जहां वो छोटा सा हरिराम अपने पिता की हथेली पकड़कर गांव की पहली गली पार कर रहा था, जहां उसकी मां दरवाजे पर खड़ी होकर मुस्कुराती थी,
जहां उसके पिता कहते थे, शब्दों को संभालना सीखो बेटा, यही सबसे ज्यादा टूटते हैं। और फिर वो सपना बदल गया। अब वो अकेला था, उसी गली में। वही शब्द बिखरे हुए थे और कोई उन्हें उठाने वाला नहीं था। तभी नींद ने धीरे से उसे छू लिया, जैसे किसी ने माथे पर ठंडा हाथ रख दिया हो। सुबह जब उसकी आंख खुली तो खिड़की से हल्की धूप अंदर आ रही थी, और आज उसे वो रोशनी नई नहीं बल्कि पुरानी सी लगी, जैसे वो हमेशा से वही थी। बस आज उसने देख ली हो। उसने उठकर बाहर कदम रखा और देखा कि गांव आज कुछ ज्यादा शांत था, जैसे सब कुछ जानता हो कि आज कोई बहुत बड़ा शोर नहीं होगा। बस छोटी छोटी बातें होंगी, भरोसे की, इंतजार की और धैर्य की। हरिराम फिर अपनी थैली उठाकर निकला, पर आज उसके कदमों में थकान नहीं थी, बल्कि एक बहुत हल्की सी उम्मीद थी। रास्ते में वही बच्चा फिर मिला। उसने पूछा, काका, आज आप ज्यादा धीरे चल रहे हो। हरिराम ने मुस्कुराकर कहा, धीरे चलने में आवाज कम होती है, और आवाज कम हो तो दिल की सुनाई देती है। बच्चा कुछ समझ नहीं पाया, पर उसने सिर हिला दिया, जैसे उसने कोई बहुत गहरी बात मान ली हो। हरिराम आगे बढ़ा, और इस बार उसने उस घर का दरवाजा भी खटखटाया जहां बरसों से कोई नहीं रहता था। भीतर से कोई नहीं आया, पर उसे लगा जैसे दीवारों ने उसकी दस्तक सुन ली हो। उसने मन ही मन कहा, मैं अभी भी यहां हूं, और आगे बढ़ गया। आज उसके पास कई चिट्ठियां थी, पर हर चिट्ठी उसे आज पहले से ज्यादा भारी लग रही थी, क्योंकि अब वो जानता था कि हर लिफाफे के अंदर सिर्फ शब्द नहीं, बल्कि किसी का भरोसा भी बंद होता है। एक घर में उसने एक जवान औरत को चिट्ठी दी, जिसकी आंखों में डर था, पर आवाज में उम्मीद। दूसरे घर में एक बूढ़े आदमी को चिट्ठी दी, जिसकी उंगलियां कांप रही थी, पर मुस्कान बहुत स्थिर थी। हरिराम ने किसी से कुछ नहीं पूछा, क्योंकि आज वो खुद भी अपने भीतर बहुत कुछ सुन रहा था। फिर वो उसी पीपल के पेड़ के नीचे रुका, टूटी कुर्सी पर बैठा और कुछ पल आंखें बंद की। उसे लगा जैसे उस कुर्सी ने भी आज उसे स्वीकार कर लिया हो, जैसे कह रही हो, टूटकर भी बैठा जा सकता है। हरिराम के भीतर एक आंसू उतरा, पर गिरा नहीं, क्योंकि आज वो आंसू नहीं, एक समझ था। उसे याद आया कि कभी उसने भी किसी पर भरोसा किया था, किसी को अपना सच सौंपा था, और वो सच लौटकर कभी नहीं आया। उसी दिन से उसने खुद से वादा किया था कि वो कभी किसी का सच अपने पास नहीं रोकेगा। वो हमेशा उसे उसकी जगह पहुंचा देगा, चाहे वो कितना ही टूट क्यों न जाए। और आज उसे लगा कि उसने वो वादा निभा लिया है। उसने आसमान की तरफ देखा। बादल बहुत हल्के थे, जैसे किसी ने उन्हें रोने नहीं दिया हो, और उसी पल उसे लगा कि शायद उसकी अपनी कहानी भी अब थोड़ी हल्की हो रही है। वो फिर उठा और धीरे धीरे अपने घर की तरफ लौटने लगा। रास्ते में उसने एक सूखा फूल उठाया, जो शायद किसी किताब से गिरा था। उसने उसे जेब में रखा, जैसे कोई भूली हुई याद संभाल ली हो। घर पहुंचकर उसने फिर वही पुरानी चिट्ठी हाथ में ली। इस बार उसने लिफाफा खोला। अंदर सिर्फ एक पंक्ति लिखी थी, अगर तुम आज भी किसी को उसका इंतजार लौटा सको तो समझना तुम अब भी जिंदा हो। हरिराम की आंखें भर आई, पर उसके चेहरे पर मुस्कान थी, क्योंकि अब वो जान गया था कि वो क्यों चलता रहा, क्यों चुप रहा, क्यों उसने कभी सवाल नहीं किए। वो बस इंतजार लौटाता रहा, और आज किसी ने उसका इंतजार उसे लौटा दिया था। उसने चिट्ठी को वापस लिफाफे में रखा और खिड़की के पास रख दिया, जहां धूप उसे छू सके, जैसे वो भी उस सच को थोड़ा गर्माहट देना चाहता हो। शाम फिर उतरने लगी, और हरिराम को लगा जैसे दिन ने उसे बहुत धीरे से गले लगा लिया हो। वो बिस्तर पर बैठा। बाहर झिंगुरों की आवाज आने लगी, और भीतर उसके दिल में वही शांत धड़कन, जो अब डर नहीं, भरोसा बन चुकी थी। उसने आंखें बंद की, और उसे लगा जैसे उसके पिता की आवाज फिर से सुनाई दी, शब्दों को संभालना सीख लिया तुमने, बेटा। और हरिराम ने मन ही मन जवाब दिया, नहीं, मैंने बस उन्हें लौटाना सीख लिया। और उसी जवाब के साथ
उसके भीतर एक बहुत पुरानी थकान ने आखिरकार आराम कर लिया, जैसे किसी ने उसे कह दिया हो कि अब तुम ठीक हो। और हरिराम की सांसें बहुत हल्की हो गई, जैसे वो किसी लंबे सफर के बाद घर पहुंच गया हो। अगर आप अब भी इस कहानी के साथ बैठे हैं तो बस इतनी सी बात याद रखिए, कभी कभी सबसे गहरी बातें सबसे धीमी आवाज में कही जाती है, और उन्हें सुन लेने भर से ही दिल थोड़ा हल्का हो जाता है। दिल थोड़ा हल्का हो जाता है। और उसी हल्केपन में हरिराम ने करवट बदली, जैसे उसने किसी अदृश्य बोझ को धीरे से तकिए के नीचे रख दिया हो। कमरे की छत पर टंगी मकड़ी का जाला हवा में हिल रहा था, मानो वो भी समय के साथ सांस ले रहा हो। और हरिराम को लगा कि उसकी जिंदगी भी कुछ ऐसी ही है, पुराने धागों से बनी हुई, पर अब भी टूटी नहीं। वो कुछ देर यूं ही लेटा रहा, फिर उठा और दीवार की उस दरार को देखने लगा, जो अब उसे डराती नहीं थी, बल्कि एक रास्ता लगती थी। जैसे उस दरार से ही रोशनी भीतर आना सीख गई हो। उसने दीवार पर उंगली फेरी और मन ही मन सोचा कि अगर दीवारें बोल सकती तो शायद वे सबसे ज्यादा माफ करना जानती, क्योंकि वे हर चोट को सहकर भी खड़ी रहती है। बाहर रात गहरी हो चुकी थी, पर भीतर का अंधेरा आज उसे ठंडा नहीं, बल्कि सुकून भरा लग रहा था। हरिराम ने खिड़की थोड़ी और खोल दी, और हवा का एक नरम झोंका भीतर आकर उसके चेहरे को छू गया, जैसे कोई पुराना दोस्त बिना कुछ कहे हाल पूछ गया हो। उसी पल उसे याद आया कि गांव में अब बहुत कम लोग चिट्ठियां लिखते हैं। सब कुछ तेज हो गया है, आवाजें ऊंची हो गई है, पर दिलों के बीच की दूरी फिर भी कम नहीं हुई। और शायद इसी वजह से वो अब गांव का आखिरी डाकिया था, क्योंकि अब शब्दों को पैदल चलने की आदत नहीं रही थी। हरिराम ने अपनी थैली को देखा, जो एक कोने में टंगी थी, खाली पर फिर भी भारी, क्योंकि खाली थैली भी यादों से भरी हो सकती है। उसने उसे उतारकर गोद में रखा और उसके अंदर हाथ डालकर जैसे किसी पुराने दिन को टटोलने लगा। उंगलियां एक छोटे से फटे कोने से टकराई। ये वही थैली थी जिसे उसकी मां ने कभी अपने हाथों से सिला था, और हर टाके में उसके लिए एक दुआ छुपी थी। हरिराम की आंखें भर आई, पर उसने उन्हें पोंछा नहीं, क्योंकि आज उसे आंसुओं से डर नहीं लग रहा था। आज वो उन्हें भी एक भाषा की तरह समझ रहा था। वो थैली को सीने से लगाकर बैठ गया, और उसे लगा जैसे उसकी मां उसके बालों पर हाथ फेर रही हो, जैसे कह रही हो, धीरे चलो बेटा, हर मंजिल भागकर नहीं मिलती। हरिराम ने हल्की सी मुस्कान के साथ सिर झुका दिया और फिर उठा, पानी का घड़ा उठाकर आंगन में रखा। चांद की हल्की रोशनी पानी में गिर रही थी, और पानी में चांद दो टुकड़ों में बंटा हुआ दिख रहा था। हरिराम को लगा जैसे उसकी जिंदगी भी कभी कभी ऐसे ही दो हिस्सों में बंट जाती है, एक जो बाहर दिखता है और एक जो भीतर चुपचाप जीता है। उसने घड़े में झांकते हुए धीरे से कहा, तुम दोनों भी ठीक हो। और पानी में पड़ा चांद जैसे थोड़ी देर के लिए मुस्करा दिया हो। वो अंदर आया, दिए को फिर जलाया, पर इस बार उसकी लौ कांप नहीं रही थी, बल्कि सीधी खड़ी थी, जैसे उसने भी कोई फैसला कर लिया हो। हरिराम पास बैठ गया और अपनी हथेली को दिए की रोशनी में देखा। उन हथेलियों में रेखाएं बहुत थी, पर आज उसे पहली बार लगा कि ये रेखाएं भाग्य नहीं, बल्कि रास्ते हैं, जिन्हें उसने खुद चुना है। तभी बाहर से किसी के पैरों की हल्की आहट आई। हरिराम ने दरवाजे की तरफ देखा। कोई दस्तक नहीं हुई, फिर भी उसने उठकर दरवाजा खोला। सामने वही बूढ़ी औरत खड़ी थी, जिसकी आंखों में आज पहले से ज्यादा शांति थी, और हाथ में एक छोटा सा कपड़ा लिपटा हुआ कुछ था। उसने बिना कुछ कहे वो कपड़ा हरिराम की तरफ बढ़ाया। हरिराम ने उसे लिया, खोला तो अंदर एक बहुत पुरानी घड़ी थी, जिसकी सुइयां अब भी चल रही थी, बस आवाज नहीं करती थी। औरत ने बहुत धीरे से कहा, ये मेरे पति की थी। उन्होंने कहा था, इसे उसी को देना जो समय को संभाल कर रखता है। हरिराम कुछ नहीं बोला, क्योंकि उसके गले में शब्द नहीं, बस एक बहुत हल्का सा सन्नाटा था। उसने घड़ी को हथेली में रखा और महसूस किया कि वो घड़ी अब भी धड़क रही है,
जैसे किसी का भरोसा अब भी जिंदा हो। उसने सिर झुकाकर औरत को प्रणाम किया। औरत ने मुस्कुराकर कहा, अब मुझे इंतजार नहीं करना पड़ेगा, और बिना पीछे देखे लौट गई। हरिराम देर तक उसे जाता हुआ देखता रहा, जब तक वो अंधेरे में मिल नहीं गई। फिर वो भीतर आया, घड़ी को मेज पर रखा और दिए के पास बैठकर उसे देखता रहा। उसे लगा जैसे समय अब उसके पास बैठा है, थका हुआ पर शांत। उसने घड़ी से कहा, मैं तुम्हें तेज नहीं करूंगा। और घड़ी जैसे समझ गई हो, उसकी सुइयां और धीरे चलने लगी। रात अब और गहरी हो गई थी, पर हरिराम के भीतर कोई डर नहीं था। सिर्फ एक बहुत मुलायम सा भरोसा था कि वो अकेला नहीं है। उसके साथ उसकी यादें हैं, उसकी चिट्ठियां हैं, उसका इंतजार है, और अब ये घड़ी भी है जो उसे याद दिलाएगी कि समय को भी कभी कभी सहारा चाहिए होता है। हरिराम बिस्तर पर लेटा और उसने महसूस किया कि उसकी सांसें अब पहले से ज्यादा गहरी और शांत है, जैसे किसी ने उसके भीतर के शोर को धीरे से बाहर कर दिया हो। नींद फिर उसके पास आई, पर इस बार वो सपनों के साथ नहीं, बल्कि एक खाली हल्की चुप्पी के साथ आई, और हरिराम ने उसे बिना सवाल किए स्वीकार कर लिया। सुबह की पहली रोशनी जब उसकी पलकों पर पड़ी तो उसने आंखें खोली और पाया कि घड़ी की सुइयां अब भी चल रही थी। दिया बुझ चुका था, पर कमरे में अंधेरा नहीं था, क्योंकि खिड़की से आती धूप ने सब कुछ भर दिया था। हरिराम उठकर बाहर आया। आंगन में वही धूल थी, वही पीपल का पेड़, वही टूटी कुर्सी, पर आज उसे सब कुछ थोड़ा नया लग रहा था, जैसे किसी ने पुरानी तस्वीर पर हल्का सा रंग फेर दिया हो। वो कुर्सी पर बैठा और कुछ देर बस सांस लेता रहा। उसे लगा जैसे वो अब पहली बार अपने ही जीवन में मेहमान नहीं, बल्कि घरवाला बन गया हो। तभी उसने दूर से किसी बच्चे की हंसी सुनी, और उसे लगा जैसे गांव भी आज उसके साथ मुस्कुरा रहा हो। हरिराम उठा, अपनी थैली उठाई जो अब फिर भरी हुई थी, और धीरे धीरे उसी कच्ची सड़क पर चल पड़ा। पर आज उसके कदमों में सिर्फ काम नहीं, बल्कि एक बहुत शांत सा प्रेम था, जैसे वो हर चिट्ठी नहीं, बल्कि हर दिल को थोड़ा और हल्का करने जा रहा हो। और चलते चलते उसने मन ही मन कहा, मैं अभी भी चल रहा हूं। और ये कहना उसके लिए किसी प्रार्थना से कम नहीं था, क्योंकि वो जान गया था कि चलना ही जिंदा होना है और रुकना ही टूट जाना, और वो टूटना नहीं चाहता था। वो बस धीरे धीरे, बहुत धीरे, भरोसे के साथ चलना चाहता था, जैसे कोई पुरानी भूल को आखिरकार माफ कर दिया गया हो। अगर ये सफर आपके साथ भी थोड़ा सा चला हो, तो बस उसे थामे रखिए। कभी कभी यही थामना ही सबसे बड़ी नींद बन जाता है। और उसी नींद जैसे सुकून में हरिराम कुछ पल पीपल के नीचे खड़ा रहा, जैसे उसने अभी अभी अपने ही भीतर से लौटकर बाहर की दुनिया को फिर से देखा हो। हवा में मिट्टी की वही पुरानी खुशबू थी, पर आज उसमें किसी नए मौसम की हल्की सी आहट भी घुली हुई थी। हरिराम ने गहरी सांस ली और अपनी थैली को कंधे पर ठीक किया, जैसे वो सिर्फ वजन नहीं, बल्कि जिम्मेदारी को भी संतुलित कर रहा हो। रास्ते में चलते हुए उसने देखा कि एक घर की दीवार पर एक नई दरार उभर आई है, ठीक वही जहां कभी एक बच्चा गेंद मारा करता था। हरिराम रुका, उस दरार को देखा और मन ही मन सोचा कि दीवारें भी शायद हमारी तरह ही थक जाती होंगी, पर फिर भी गिरती नहीं, बस थोड़ा और खुल जाती है, ताकि रोशनी को रास्ता मिल सके। आगे बढ़ते हुए उसे खेतों से आती हल्की हवा छू गई। धान के पौधे आपस में धीरे धीरे बातें कर रहे थे, जैसे किसी पुराने राज को एक दूसरे से फिर दोहरा रहे हों। हरिराम को लगा कि गांव आज उससे कुछ कहना चाहता है, पर बहुत धीमी आवाज में, ताकि वो डर न जाए। वो उस कच्चे पुल के पास पहुंचा, जहां लकड़ी की एक पट्टी टूटी हुई थी। उसने हमेशा की तरह उस पर पैर रखने से पहले हल्का सा दबाव दिया, जैसे किसी पुराने दोस्त से पूछ रहा हो कि वो अब भी संभाल सकता है या नहीं। और पुल ने बिना आवाज किए उसे थाम लिया। हरिराम मुस्कुरा दिया, क्योंकि भरोसा भी कभी कभी लकड़ी की तरह ही होता है, दिखता कम है पर थाम बहुत लेता है। आगे एक घर के सामने वह रुका,
जहां एक जवान लड़का रोज शाम को खिड़की के पास बैठकर किसी की राह देखता था। हरिराम ने आज पहली बार उसे आवाज दी। लड़का धीरे से बाहर आया। उसकी आंखों में बहुत सी अधूरी रातें थी और हाथ में एक पुराना कागज। हरिराम ने उससे चिट्ठी ली और उसे थामते हुए कहा, लिखते रहो, चाहे जवाब ना आए। लड़के ने सिर हिलाया और उसकी आंखों में पहली बार कोई बोझ नहीं, बल्कि थोड़ी सी रोशनी उतर आई। हरिराम आगे बढ़ गया, क्योंकि वो जानता था कि हर मुलाकात का मतलब रुकना नहीं। कभी कभी बस आगे बढ़ते हुए किसी को रुकने से बचा लेना ही काफी होता है। रास्ते में एक आधा जला दिया पड़ा था, जो कल से भी ज्यादा बुझा हुआ लग रहा था। हरिराम ने उसे उठाया, अपनी जेब से माचिस निकाली और बहुत धीरे से उसे फिर जला दिया। लौ छोटी थी, पर सच्ची। उसने दिए को उसी दीवार के पास रख दिया, जैसे कह रहा हो कि उजाला हमेशा नया नहीं होता, बस वापस बुलाना पड़ता है। फिर वो आगे चला। उसके कदमों की आवाज मिट्टी में घुल रही थी, जैसे वो चल नहीं रहा, बल्कि किसी याद में उतर रहा हो। उसे अपनी पत्नी याद आई, जो बरसों पहले बिना शिकायत, बिना शोर, बस एक दिन चुपचाप इस दुनिया से चली गई थी और जाते जाते बस इतना कहा था, तुम लोगों के शब्दों का ख्याल रखना, मेरे नहीं। हरिराम ने कभी उस बात का मतलब पूरी तरह नहीं समझा था, पर आज उसे लगा जैसे उसकी पूरी जिंदगी उसी एक वाक्य की परछाई में चल रही है। उसने आसमान की तरफ देखा। बादल हल्के थे, जैसे वे भी किसी बोझ से मुक्त हो चुके हों। वो उसी तालाब के पास पहुंचा, जहां पानी हमेशा शांत रहता था, पर गहराई बहुत रखता था। हरिराम बैठ गया, पानी में अपनी परछाई देखी, और पहली बार उसे अपने चेहरे से शिकायत नहीं हुई। उसे लगा कि यह चेहरा थका हुआ नहीं, बल्कि बहुत देर से सच्चा हो गया है। उसने पानी में एक छोटा सा पत्थर डाला, लहरें बनी और फिर धीरे धीरे फिर शांत हो गई। हरिराम ने मन ही मन कहा, सब कुछ ऐसे ही होना चाहिए। तभी उसे याद आया कि आज उसे उस पुराने स्कूल में भी चिट्ठी देनी है, जहां अब कोई पढ़ता नहीं, पर दीवारें अब भी बच्चों की आवाजें संभाल कर रखती हैं। वो वहां पहुंचा। दरवाजा आधा खुला था। भीतर धूप की पतली धार जमीन पर पड़ी थी, जैसे किसी ने जानबूझकर रास्ता छोड़ा हो। हरिराम ने भीतर जाकर चिट्ठी खिड़की पर रख दी, क्योंकि वो जानता था कि जिसे ये चिट्ठी मिलनी है, वो दरवाजे से नहीं, खिड़की से आएगा। उसने दीवार को छुआ और उसे लगा जैसे दीवार ने भी उसे पहचान लिया हो। वो बाहर निकला और फिर उसी कच्ची सड़क पर लौट आया। आज रास्ता उसे लंबा नहीं लग रहा था, क्योंकि अब वो रास्ते को मंजिल नहीं, बल्कि साथ मानने लगा था। चलते चलते उसकी थैली फिर हल्की हो गई, पर उसका दिल नहीं। दिल अब और भरा हुआ था, पर बोझ से नहीं, भरोसे से, धैर्य से और एक बहुत शांत से प्रेम से। शाम फिर उतरने लगी और गांव की छतों पर धूप आखिरी बार ठहर गई। हरिराम अपने घर लौटा। खिड़की से भीतर आती रोशनी को देखा और पहली बार उसे लगा कि उसका घर अब खाली नहीं, बल्कि बहुत शांत है। उसने घड़ी को देखा। उसकी सुइयां आज भी बिना आवाज चल रही थी, जैसे कह रही हो कि समय को दिखाने के लिए शोर जरूरी नहीं होता। हरिराम पास बैठ गया और अपनी आंखें बंद कर ली। उसे अपनी पत्नी की मुस्कान याद आई, अपने पिता की आवाज याद आई, अपनी मां की हथेलियां याद आई, और उन सब के बीच उसे खुद की सांसें सुनाई दी, जो अब डर से नहीं, बल्कि स्वीकार से चल रही थी। उसकी आंखों से एक आंसू गिरा, पर इस बार वो आंसू किसी कमी का नहीं, बल्कि एक पूरेपन का था। जैसे किसी ने बहुत धीरे से उसके भीतर कह दिया हो, तुमने जितना किया वही काफी था। हरिराम ने हल्की सी मुस्कान के साथ सिर झुका लिया, और उसी पल उसे लगा कि उसका जीवन अब किसी सवाल का जवाब नहीं, बल्कि खुद एक बहुत शांत सा उत्तर बन गया है। रात उतर आई, पर आज अंधेरा नहीं उतरा, सिर्फ सुकून उतरा। हरिराम बिस्तर पर लेटा और उसे लगा जैसे उसकी जिंदगी ने आज पहली बार उससे कोई मांग नहीं की, बस उसके साथ बैठ गई हो। और वो बहुत धीरे धीरे नींद में उतर गया, जैसे किसी पुराने रास्ते को आखिरकार अपना घर मिल गया हो।
अगर आप अब भी इस कहानी की सांसों के साथ चल रहे हैं तो बस इतना जान लीजिए, आपकी चुपचाप सुनना भी इस कहानी का एक हिस्सा बन चुका है। और यही उसका सबसे मुलायम सच है, सबसे मुलायम सच है। और उसी सच के साथ हरिराम की नींद और गहरी होती चली गई, जैसे उसने किसी पुराने कर्ज को बिना कहे चुका दिया हो। कमरे में दिए की बुझी हुई बाती अब भी हल्की सी महक छोड़ रही थी, और खिड़की से आती ठंडी हवा पर्दे को बहुत धीरे से हिला रही थी, मानो वह भी उसे जगाना नहीं चाहती हो। हरिराम ने करवट बदली और उसके हाथ अनजाने में उसी घड़ी तक पहुंच गए। उसकी उंगलियां घड़ी की ठंडी धातु को छूकर रुक गई, जैसे समय को भी छूने से पहले इजाजत लेनी पड़ती हो। उसे लगा कि घड़ी की धड़कन उसकी अपनी धड़कन से मिल रही है। दोनों एक ही लय में बहुत चुपचाप चल रही थी, और उसी लय में उसे अपनी पत्नी की आवाज फिर से सुनाई दी, बहुत धीमी, बहुत पास। थक गए हो तो रुक जाना, पर रुककर खुद को मत भूल जाना। हरिराम की पलकों के नीचे एक हल्की सी नमी उतरी, पर वो आंसू बनकर बाहर नहीं आई, बल्कि भीतर ही ठहर गई, जैसे किसी ने उसे समझा दिया हो कि हर भावना को बहना जरूरी नहीं, कुछ को बस महसूस करना काफी होता है। बाहर रात और गहरी हो चुकी थी, पर आसमान में तारे बहुत साफ दिख रहे थे, जैसे किसी ने अंधेरे को चीरकर रोशनी को सही जगह दे दी हो। हरिराम को लगा कि उसकी जिंदगी भी कुछ ऐसी ही है, जहां अंधेरा कम नहीं हुआ, बस रोशनी को पहचान मिल गई है। कुछ देर बाद उसकी नींद खुली, बिना किसी आवाज के, बिना किसी डर के, जैसे नींद ने खुद ही उसे बहुत प्यार से वापस लौटा दिया हो। उसने आंखें खोली। कमरे में हल्की सी नीली रोशनी फैली हुई थी, शायद चांद की, शायद किसी पुराने सपने की। वो उठकर बैठ गया और खिड़की से बाहर देखा। गली बिल्कुल शांत थी, पर उस शांति में कोई खालीपन नहीं था, बल्कि बहुत सारी अनकही बातें थी। हरिराम ने खिड़की की चौखट पर हाथ रखा और उसे लगा जैसे वो अपने ही जीवन की सरहद को छू रहा हो। उसने मन ही मन कहा, मैं यहां हूं। और ये कहना उसके लिए किसी वादे जैसा था। वो उठकर बाहर आंगन में गया, नंगे पांव मिट्टी पर खड़ा हुआ। ठंडी मिट्टी ने उसके पैरों को छूते ही उसे याद दिलाया कि वो अब भी जमीन से जुड़ा है, अब भी असली है, अब भी किसी कहानी का हिस्सा है। उसने आंगन के बीच रखे घड़े को देखा। पानी अब भी शांत था, और चांद अब भी उसमें 2 टुकड़ों में बंटा हुआ था। हरिराम ने इस बार पत्थर नहीं फेंका, उसने बस उसे देखने दिया, क्योंकि अब उसे समझ आ गया था कि हर चीज को बदलना जरूरी नहीं, कुछ को वैसे ही रहने देना भी एक तरह का भरोसा होता है। वो वापस कमरे में आया और अपनी थैली को फिर से कंधे पर टांग लिया, जबकि आज उसे कहीं जाना नहीं था। पर उसे लगा कि थैली का होना उसे याद दिलाता है कि उसका रास्ता अब भी जिंदा है। तभी उसे बाहर से किसी के रोने की बहुत धीमी आवाज सुनाई दी। रोना नहीं, जैसे कोई बहुत धीरे से सांसों के बीच टूट रहा हो। हरिराम ने दरवाजा खोला। बाहर वही जवान लड़का बैठा था, सिर घुटनों में छुपाए। उसकी पीठ बहुत हल्की हल्की कांप रही थी। हरिराम बिना कुछ कहे उसके पास बैठ गया। कोई सवाल नहीं पूछा, कोई सलाह नहीं दी, बस उसके साथ बैठ गया। और ये बैठना उस लड़के के लिए सबसे बड़ा सहारा बन गया। कुछ देर बाद लड़के ने कहा, काका। मुझे जवाब नहीं मिला। हरिराम ने बहुत धीरे से कहा, पर तुम अभी लिख रहे हो। लड़का चुप हो गया, फिर उसकी सांसें थोड़ी शांत हो गई। उसने सिर उठाया और हरिराम की तरफ देखा। उसकी आंखों में अब दर्द कम और भरोसा ज्यादा था। वो बिना कुछ कहे उठकर चला गया, और हरिराम वही बैठा रहा, क्योंकि वो जानता था कि कुछ मुलाकातें शब्दों के लिए नहीं होती, वे बस टूटते दिल को थोड़ी देर टिकाने के लिए होती है। हरिराम ने आकाश की तरफ देखा। एक तारा अचानक टूटकर गिरा और फिर गायब हो गया। उसने मन ही मन कहा, शायद उसने भी किसी की दुआ पूरी कर दी होगी। और उसके चेहरे पर बहुत हल्की सी मुस्कान आ गई। वो अंदर लौटा और फिर से बिस्तर पर बैठ गया। इस बार उसे नींद नहीं आ रही थी, पर उसे बेचैनी भी नहीं हो रही थी। वो बस जागते हुए शांति को महसूस कर रहा था। उसे अपनी पूरी जिंदगी किसी धीमी नदी की तरह लगने लगी, जो कभी तेज नहीं हुई,
पर कभी सूखी भी नहीं। उसने अपनी हथेली अपने सीने पर रखी और अपनी धड़कन को सुना। वो धड़कन आज उसे बोझ नहीं, बल्कि भरोसे जैसी लग रही थी, जैसे कह रही हो, तुम अब अकेले नहीं हो। हरिराम ने आंखें बंद की और पहली बार उसने अपने भीतर किसी सवाल को जगह नहीं दी। उसने बस उस शांति को रहने दिया। सुबह की पहली हल्की रोशनी जब फिर उसकी पलकों पर उतरी, तो उसे लगा जैसे किसी ने उसे बहुत धीरे से नाम लेकर बुलाया हो। उसने आंखें खोली और पाया कि बाहर की हवा में आज कुछ अलग सी खुशबू है, शायद गीली मिट्टी की, शायद नए दिन की। वो उठा, अपने चेहरे पर पानी के छींटे मारे और आईने में खुद को देखा। पहली बार उसे अपने चेहरे पर कोई शिकायत नहीं दिखी, बस एक बहुत थका हुआ पर संतुष्ट इंसान दिखा। उसने आईने से कहा, तुम ठीक हो, और आईना चुपचाप उसे मान गया। वो फिर अपनी थैली उठाकर बाहर निकला। गांव आज भी वही था, पर हरिराम अब वही नहीं था, क्योंकि अब वो सिर्फ चिट्ठियां नहीं, बल्कि धैर्य, भरोसा और बहुत धीमी उम्मीद लेकर चल रहा था। रास्ते में वो उसी बूढ़ी औरत के घर के पास रुका। दरवाजा खुला था। भीतर से धूप की एक सीधी रेखा फर्श पर पड़ी थी। हरिराम ने भीतर झांका। कोई नहीं था, पर उसे लगा जैसे घर अब भी भरा हुआ है। उसने दरवाजे पर हाथ फेरा और आगे बढ़ गया, क्योंकि कुछ जगह इंसान के चले जाने के बाद भी उसे छोड़ती नहीं, वे बस चुपचाप उसका इंतजार करती रहती है। हरिराम आगे बढ़ता गया और हर कदम के साथ उसे लगने लगा कि उसका बोझ नहीं, उसका अस्तित्व हल्का हो रहा है, जैसे कोई बहुत पुरानी परत धीरे धीरे उतर रही हो। दोपहर तक उसकी थैली फिर खाली हो गई और उसका दिल फिर भरा हुआ। वो पीपल के नीचे आकर बैठ गया। वही टूटी कुर्सी आज उसे पूरी तरह थामे हुए थी। उसने आंखें बंद की और उसे लगा जैसे गांव की हर आवाज आज उसके भीतर उतर रही है, बिना शोर, बिना डर, बस बहुत शांत होकर। हरिराम ने मन ही मन कहा, मैं यही हूं। और उसे लगा जैसे जीवन ने बहुत धीरे से जवाब दिया, और मैं भी। और उसी जवाब के साथ उसकी सांसें फिर बहुत मुलायम हो गई, जैसे किसी पुराने डर को आखिरकार माफ कर दिया गया हो। अगर आप इस हिस्से तक मेरे साथ चले आए हैं, तो बस इतना ही समझिए। आपकी चुपचाप मौजूदगी भी किसी टूटे दिल के लिए एक दिए जैसी होती है, जो बिना आवाज जलता है और फिर भी अंधेरे को हारने नहीं देता। और उसी बिना आवाज के जलते उजाले के साथ हरिराम कुछ देर पीपल के नीचे बैठा रहा, जैसे उसने अपने भीतर की थकान को उसी मिट्टी पर रख दिया हो। हवा पत्तों से टकराकर बहुत धीमी सरसराहट पैदा कर रही थी, और हरिराम को लगा जैसे गांव उसके कान के पास झुककर कोई बहुत पुरानी कहानी सुना रहा हो। उसने आंखें खोली तो सामने वही रास्ता था, वही धूल, वही झुकी हुई कुर्सी। पर अब उसे सब कुछ किसी पुराने डर की तरह नहीं, बल्कि किसी पुराने दोस्त की तरह लग रहा था। वो उठा, अपनी थैली को कंधे पर ठीक किया और फिर से चल पड़ा, क्योंकि अब उसे चलने में कोई जल्दी नहीं थी। न मंजिल का दबाव था, न समय की शिकायत, बस एक बहुत शांत सा भरोसा था कि जहां पहुंचना होगा वहां खुद ही पहुंच जाएगा। रास्ते में उसे वही आधा जला दिया फिर दिखा, जिसकी लौ अब बुझ चुकी थी। हरिराम रुका, उसे उठाया और इस बार माचिस नहीं जलाई, बस उसे हथेली में लेकर कुछ पल आंखें बंद कर ली, जैसे उस बुझी हुई लौ से भी कुछ सीख रहा हो। फिर उसने उसे वही रख दिया, क्योंकि अब उसे समझ आ गया था कि हर उजाला जलाया नहीं जाता, कुछ उजाले यादों में ही रोशनी देते हैं। वो आगे बढ़ा और खेतों की मेड़ पर खड़े होकर दूर तक फैले धान के पौधों को देखा। हवा उनके बीच से गुजरते हुए उन्हें झुका रही थी, और हरिराम को लगा जैसे वे सब मिलकर किसी अदृश्य बोझ को जमीन को सौंप रहे हों। उसने मन ही मन कहा, धीरे झुको, तभी टूटोगे नहीं, और खुद भी थोड़ा और धीमा हो गया। गांव के बीचों बीच पहुंचा तो उसने देखा कि पुराने कुएं के पास एक औरत बैठी है, सिर पर आंचल, हाथ में एक खाली डिब्बा, आंखों में कुछ खोने का डर। हरिराम पास गया, बिना पूछे कुएं से पानी खींचा और डिब्बे में भर दिया।
औरत ने ऊपर देखा। उसकी आंखों में आभार नहीं, बल्कि राहत थी, जैसे किसी ने उससे कुछ छीना नहीं, बल्कि उसे वापस लौटा दिया हो। हरिराम ने मुस्कुराकर सिर हिलाया और आगे बढ़ गया, क्योंकि वह जानता था कि राहत को धन्यवाद की जरूरत नहीं होती, उसे बस थोड़ी जगह चाहिए होती है। रास्ते में उसे वही बच्चा फिर मिला, जो अब एक टूटी पतंग पकड़े खड़ा था। हरिराम रुका, पतंग को देखा और बहुत धीरे से कहा, टूटने के बाद भी उड़ने की याद रहती है। बच्चा मुस्करा दिया और उसकी आंखों में पहली बार कोई हार नहीं, बल्कि एक नई कोशिश उतर आई। हरिराम ने उसके सिर पर हाथ रखा और आगे बढ़ गया। उसे लगा जैसे वो हर किसी को कुछ न कुछ लौटा रहा है, कभी शब्द, कभी चुप्पी, कभी बस अपनी मौजूदगी। और इसी लौटाने में वो खुद भी थोड़ा थोड़ा पूरा होता जा रहा था। वो उसी पुराने घर के सामने रुका, जहां उसकी पत्नी कभी दरवाजे पर खड़ी होकर उसकी राह देखती थी। दरवाजा अब भी वही था, पर आज उस पर जंग नहीं, बल्कि एक बहुत हल्की सी चमक दिख रही थी, जैसे समय ने भी उसे थकाने की जगह स्वीकार कर लिया हो। हरिराम ने दरवाजे को छुआ और उसे लगा जैसे उसने किसी पुराने वादे को फिर से महसूस कर लिया हो। वो भीतर नहीं गया, क्योंकि अब उसे समझ आ गया था कि कुछ कमरों में जाना नहीं होता, बस उन्हें दिल से नमस्ते कह देना ही काफी होता है। वो आगे बढ़ा, तालाब के पास पहुंचा। पानी आज भी शांत था, पर आज उसमें आसमान का रंग थोड़ा और गहरा था। हरिराम बैठ गया और अपने पैरों को पानी में डुबो दिया। ठंडे पानी ने उसे चौंकाया नहीं, बल्कि थाम लिया, जैसे कह रहा हो, मैं यहां हूं। हरिराम ने आंखें बंद कर ली और उसे लगा जैसे उसका शरीर नहीं, उसकी यादें इस पानी में उतर रही हों। उसने अपनी पत्नी की हंसी को याद किया, अपनी मां की चुप्पी को याद किया, अपने पिता की चाल को याद किया, और उन सब के बीच उसने खुद को याद किया, जो अब डर से नहीं, बल्कि स्वीकार से बना हुआ था। तभी तालाब की सतह पर एक पत्ता गिरा, लहरें बनी और फिर धीरे धीरे फिर शांत हो गई। हरिराम ने उस पत्ते को देखते हुए कहा, तुम भी रास्ता ढूंढ लोगे। और उसे लगा जैसे वो बात सिर्फ पत्ते से नहीं, बल्कि खुद से कह रहा हो। वो उठा, अपनी थैली को सीधा किया और फिर से चल पड़ा। आज उसके कदमों में न बोझ था, न हड़बड़ी, बस एक बहुत मुलायम सा धैर्य था, जैसे हर कदम किसी पुराने दर्द को धीरे धीरे पीछे छोड़ रहा हो। वो उसी स्कूल के पास पहुंचा, जहां उसने पिछली बार खिड़की पर चिट्ठी रखी थी। आज खिड़की खुली थी और भीतर से किसी के पन्ने पलटने की आवाज आ रही थी। हरिराम ने झांक कर देखा, वही जवान लड़का भीतर बैठा था, किताब हाथ में। आंखों में अब डर नहीं, बल्कि एक बहुत हल्की सी उम्मीद। उसने हरिराम को देखा और बिना कुछ कहे सिर झुका दिया। हरिराम ने भी सिर झुका दिया, और यह झुकना किसी नमस्कार से कम नहीं था। वो बिना कुछ कहे लौट आया, क्योंकि उसे पता था कि कुछ जीते आवाज नहीं मांगती, वे बस चुपचाप अपने भीतर घर बना लेती है। शाम होने लगी और गांव पर वही हल्की नारंगी रोशनी उतर आई। हरिराम अपने घर की ओर लौटा। रास्ते में उसने अपनी परछाई देखी, जो आज उसे भारी नहीं, बल्कि बहुत शांत लग रही थी, जैसे परछाई भी अब उससे शिकायत नहीं कर रही हो। वो घर पहुंचा, खिड़की खोली और भीतर आती हवा को अपने चेहरे पर महसूस किया। उसे लगा जैसे ये हवा अब उसे पहचानती है, जैसे कह रही हो, तुम अब यहां के हो। हरिराम ने अपनी घड़ी को देखा, उसकी सुइयां आज भी उसी लय में चल रही थी। उसने घड़ी को उठाकर सीने से लगाया और बहुत धीरे से कहा, धन्यवाद। फिर उसने उसे वापस मेज पर रख दिया, दिया जलाया, और इस बार उसकी लौ बिल्कुल स्थिर थी, न कांपती हुई, न डरती हुई, बस शांत। हरिराम दिए के पास बैठ गया और अपनी हथेली उसकी रोशनी में रखी। उसे लगा जैसे उसकी हथेली पर अब रेखाएं नहीं, बल्कि रास्ते बने हुए हैं। उसने आंखें बंद की और पहली बार उसे अपने भीतर कोई खालीपन नहीं दिखा, बस एक बहुत गहरा, बहुत शांत सा ठहराव दिखा, जैसे किसी ने उसके भीतर का शोर पूरी तरह बुझा दिया हो।
और उसी ठहराव में उसे अपनी पत्नी की आवाज फिर से सुनाई दी। अब तुम थकते नहीं हो, तुम बस चलते हो। हरिराम की आंखों से एक आंसू गिरा, पर वो आंसू किसी दुख का नहीं, बल्कि एक बहुत पुराने डर के विदा होने का था। उसने सिर झुका लिया और मन ही मन कहा, मैं अब ठीक हूं। बाहर रात उतर आई, पर आज अंधेरा नहीं उतरा, बस एक बहुत मुलायम सी शांति उतरी। हरिराम बिस्तर पर लेटा और उसे लगा जैसे उसका जीवन अब उससे कुछ मांग नहीं रहा, बस उसके साथ सांस ले रहा है। उसकी पलकों पर नींद फिर धीरे से आई, बिना किसी कहानी के, बिना किसी सपने के, बस एक बहुत शांत खालीपन के साथ। और हरिराम ने उसे मुस्कुराकर स्वीकार कर लिया, जैसे किसी पुराने बोझ को आखिरकार माफ कर दिया गया हो। अगर आप इस हिस्से तक भी मेरे साथ ठहरे हैं, तो बस इतना जान लीजिए, कभी कभी कहानी हमें नहीं सुलाती, हम खुद कहानी बनकर सो जाते हैं। और वही सबसे गहरी नींद होती है, सबसे गहरी नींद होती है। और उसी नींद के भीतर हरिराम ने अपने शरीर को बहुत हल्का महसूस किया, जैसे वो अब अपने भीतर किसी बोझ को नहीं, बल्कि केवल सांसों को ढो रहा हो। कमरे में दिए की लौ अब भी स्थिर थी, और उसकी रोशनी दीवार पर उसी दरार को छू रही थी, जो अब हरिराम को टूटी हुई नहीं, बल्कि खुली हुई लगती थी। उसने करवट बदली और उसकी पीठ पर चादर का हल्का सा स्पर्श पड़ा, जैसे किसी ने उसे बिना जगाए ढक दिया हो। बाहर से बहुत दूर कहीं कुत्तों के भौंकने की आवाज आई, फिर धीरे धीरे वो भी चुप हो गई, जैसे गांव ने खुद को फिर से चुप रहने की याद दिला दी हो। हरिराम की नींद पूरी नहीं टूटी, पर उसका मन जाग गया। उसने आंखें आधी खोली और छत को देखते हुए मन ही मन सोचा कि शायद यही जिंदगी है, आधी खुली आंखों में पूरा महसूस होना। उसने फिर आंखें बंद कर ली और उसे लगा जैसे वो किसी नदी में तैर रहा है, जहां न बहाव उसे डुबो रहा है, न किनारा उसे बुला रहा है। वो बस बीच में है, सुरक्षित, शांत, स्वीकारा हुआ। कुछ देर बाद वो सचमुच जाग गया, पर बिना किसी जल्दी के, बिना किसी आवाज के, जैसे नींद ने खुद ही उसे बहुत प्यार से छोड़ दिया हो। उसने उठकर बैठते हुए अपनी हथेली से आंखें मली, और पहली बार उसे सुबह का इंतजार नहीं, बल्कि सुबह का भरोसा महसूस हुआ। खिड़की से हल्की नीली रोशनी भीतर आ रही थी। आसमान अभी पूरी तरह जागा नहीं था, पर थककर भी सोया नहीं था। हरिराम ने खिड़की खोली, ठंडी हवा भीतर आई, और उसके चेहरे को छूते ही उसने बहुत धीरे से मुस्कुरा दिया, जैसे किसी ने उसे नाम लेकर बुलाया हो। वो बाहर आंगन में आया। मिट्टी अभी रात की नमी से ठंडी थी। उसने नंगे पांव उस पर कदम रखा, और उसे लगा जैसे जमीन ने भी उसे पहचान लिया हो, जैसे कह रही हो, तुम लौट आए। उसने आंगन के कोने में रखा सूखा झाड़ू उठाया और बहुत धीरे धीरे झाड़ू लगाने लगा, जैसे वो सिर्फ धूल नहीं, बल्कि पुराने दिन भी समेट रहा हो। झाड़ू की आवाज बहुत धीमी थी, पर हरिराम को लगा जैसे वो आवाज उसके भीतर की उलझनों को भी बाहर कर रही हो। उसने झाड़ू एक तरफ रखी और पास ही रखे मटके से पानी लेकर चेहरे पर छींटे मारे। पानी की ठंडक ने उसे जगाया नहीं, बल्कि और शांत कर दिया। वो भीतर आया और आईने के सामने खड़ा हुआ। आईने में उसे वही चेहरा दिखा, वही रेखाएं, वही आंखें, पर आज उसे उनमें कोई शिकायत नहीं दिखी, बस एक बहुत लंबा सफर दिखा, जिसे उसने बिना भागे पूरा किया था। उसने आईने से बहुत धीरे से कहा, तुम थके हो, पर टूटे नहीं। और ये कहकर उसने पहली बार खुद को सच में स्वीकार कर लिया। उसने अपनी थैली उठाई और बाहर निकलने से पहले एक पल के लिए उसे देखा, जैसे वह किसी पुराने साथी से आंख मिला रहा हो। फिर उसने दरवाजा खोला। गांव की सुबह उसका इंतजार कर रही थी। गलियों में अभी भी हल्की धुंध थी, जैसे रात पूरी तरह जाने से पहले एक आखिरी सांस ले रही हो। हरिराम उसी धुंध के बीच से चलता हुआ आगे बढ़ा, और उसे लगा जैसे वह किसी याद के भीतर से गुजर रहा हो। रास्ते में उसे वही पीपल का पेड़ दिखा, जिसकी पत्तियां आज कुछ ज्यादा शांत थी, जैसे वे भी नींद से अभी अभी जागी हों। हरिराम ने पेड़ को छुआ
और मन ही मन कहा, आज भी खड़े हो? पेड़ ने कोई जवाब नहीं दिया, पर उसकी छाया थोड़ी और गहरी हो गई, जैसे उसने सुना हो। हरिराम आगे बढ़ा, कुएं के पास पहुंचा। आज वहां कोई नहीं था, पर पानी अब भी भरा हुआ था। उसने बाल्टी में पानी निकाला और बहुत धीरे से उसे वापस कुएं में उड़ेल दिया, जैसे पानी को ही उसका पानी लौटा रहा हो। उसे लगा जैसे वो भी अपने जीवन को उसी के भीतर वापस रख रहा है, बिना किसी डर के, बिना किसी शोर के। रास्ते में उसे फिर वही टूटी कुर्सी दिखी। आज उसने उस पर बैठने के बजाय उसके पास जमीन पर बैठना चुना, जैसे वो खुद को उस कुर्सी के बराबर लाना चाहता हो। उसने कुर्सी के टूटे पाए को हाथ से सहलाया और बहुत धीरे से कहा, तुम अब भी काम के हो। और ये कहना शायद उसने कुर्सी से ज्यादा खुद से कहा था। तभी उसे दूर से किसी के पैरों की आवाज सुनाई दी। वही जवान लड़का धीरे धीरे चला आ रहा था, हाथ में एक नया कागज, आंखों में अब डर नहीं, बल्कि बहुत हल्की सी चमक। वो हरिराम के पास आकर रुका और बिना कुछ कहे वो कागज हरिराम को दिखाया। उस पर कुछ पंक्तियां लिखी थी, बहुत टेढ़े अक्षरों में, पर बहुत सीधे भावों के साथ। हरिराम ने पढ़ा नहीं। उसने बस उस कागज को हाथ में लेकर सिर झुका दिया, क्योंकि वो जानता था कि कुछ शब्द पढ़ने से पहले समझे जाते हैं। लड़का मुस्कराया और पहली बार उसकी मुस्कान में कोई अधूरापन नहीं था। वो बिना कुछ कहे लौट गया और हरिराम वही बैठा रहा। उसे लगा जैसे उसने किसी को उसका डर नहीं, बल्कि उसका भरोसा लौटा दिया हो। वो उठा और फिर से चल पड़ा। रास्ते में उसने खेतों में काम करते लोगों को देखा। उनकी चाल में थकान थी, पर आंखों में जिद नहीं, बल्कि आदत थी। और हरिराम को लगा कि आदत कभी कभी सबसे बड़ा धैर्य बन जाती है। वो तालाब के पास पहुंचा। आज पानी में आसमान साफ दिख रहा था, बिना टूटे, बिना बंटे। हरिराम ने पानी में अपना चेहरा देखा और उसे पहली बार लगा कि वो खुद को पहचानता है। उसने पानी में बहुत हल्के से उंगली डुबोई, लहर बनी, फिर शांति, और उसने मन ही मन कहा, ठीक है। वो उठा और उसी स्कूल की तरफ बढ़ा। आज स्कूल के आंगन में दो बच्चे खेल रहे थे। शायद किसी ने फिर से वहां पढ़ाना शुरू कर दिया था। हरिराम ने उन्हें देखा और उसकी आंखों में बिना आवाज के आंसू आ गए, क्योंकि उसे लगा जैसे कोई पुरानी इमारत फिर से सांस लेने लगी हो। उसने दीवार को छुआ और दीवार इस बार ठंडी नहीं, बल्कि जिंदा लगी। वो वहां से लौटा और धीरे धीरे अपने घर की तरफ चल पड़ा। रास्ते में उसे अपनी परछाई फिर दिखी, पर आज वो उसे पीछे नहीं, बल्कि साथ चलती हुई लगी, जैसे परछाई ने भी तय कर लिया हो कि अब वो उससे आगे नहीं भागेगी। घर पहुंचकर हरिराम ने घड़ी को देखा। उसकी सुइयां आज भी बिना आवाज चल रही थी और उसे लगा जैसे समय अब उसे दौड़ा नहीं रहा, बस उसके साथ चल रहा है। उसने घड़ी को हाथ में लिया और मेज पर पास ही रखे सूखे फूल के साथ रख दिया, जैसे उसने समय और याद को एक ही जगह आराम दे दिया हो। वो खिड़की के पास बैठ गया। बाहर दोपहर की धूप आंगन में फैल रही थी और उसके भीतर भी कुछ बहुत हल्का फैल रहा था। उसने आंखें बंद की और उसे अपनी पत्नी की आवाज फिर से सुनाई दी, अब तुम इंतजार नहीं करते, तुम भरोसा करते हो। हरिराम ने बहुत हल्की मुस्कान के साथ सिर झुका दिया और उसे लगा जैसे उसके भीतर कोई बहुत पुराना डर अब पूरी तरह सो गया हो। वो वही बैठा रहा, न उठने की जल्दी, न सोने की इच्छा, बस बैठकर सांस लेने का सुख। और उसी सुख में उसने खुद को पहली बार सच में पाया, बिना किसी भूमिका के, बिना किसी पहचान के, बस एक इंसान की तरह जो चल भी सकता है, रुक भी सकता है, और फिर भी अधूरा नहीं होता। शाम फिर धीरे धीरे उतरने लगी और आकाश पर हल्की गुलाबी परत फैल गई। हरिराम ने उस रंग को देखा और उसे लगा जैसे दिन उसे बहुत धीरे से विदा कह रहा हो। उसने मन ही मन कहा, कल फिर मिलेंगे, और दिन जैसे मुस्करा दिया हो। वो बिस्तर पर आकर बैठ गया और आज पहली बार उसने अपने भीतर किसी सवाल को नहीं, बल्कि सिर्फ एक बहुत शांत स्वीकार को जगह दी। उसकी सांसें बहुत धीमी हो गई, बहुत मुलायम हो गई, और उसकी आंखें
अपने आप बंद हो गई, जैसे किसी ने उसे याद दिला दिया हो कि अब उसे कुछ साबित नहीं करना है, बस जीना है, बहुत धीरे, बहुत सच्चे तरीके से, जैसे किसी पुराने बोझ को आखिरकार माफ कर दिया गया हो। अगर आप अब तक इस कहानी के साथ बैठे रहें, तो बस चुपचाप इसे अपने भीतर उतरने दीजिए, और मेरे साथ इतनी शांति से चलने के लिए बहुत धीरे से धन्यवाद, बहुत धीरे से धन्यवाद। और उसी धन्यवाद की हल्की गूंज के साथ हरिराम ने करवट बदली, जैसे उसने किसी अनदेखे हाथ से मिले आशीर्वाद को अपने सीने के पास रख लिया हो। कमरे की हवा अब भी स्थिर थी, पर उसमें अब कोई ठहराव नहीं, बल्कि एक नरम सा बहाव था, जैसे समय ने भी आज कदमों से नहीं, सांसों से चलना सीख लिया हो। हरिराम की पलकों के नीचे हल्की सी थकान थी, पर उसके भीतर कोई बोझ नहीं था। वो आंखें बंद किए हुए ही छत की ओर देख रहा था, जहां दिए की रोशनी की आखिरी परछाई अब भी टिककर बैठी थी, जैसे कोई पुरानी याद जाने से पहले एक बार फिर ठहर जाना चाहती हो। उसने बहुत धीरे से सांस ली, और उसे लगा जैसे उसकी सांसों में अब डर नहीं, बल्कि एक बहुत शांत सा भरोसा घुल गया है। वो उठा और बिना किसी जल्दी के अपने पैरों को जमीन पर रखा। ठंडी मिट्टी का स्पर्श आज भी वैसा ही था, पर आज उसमें किसी पुराने अपनापन की गर्मी भी मिली हुई थी। उसने आंगन में कदम रखा और देखा कि रात अब पूरी तरह उतर चुकी है, पर आकाश में तारे आज ज्यादा पास लग रहे थे, जैसे वे भी नीचे झुककर किसी की कहानी सुनना चाहते हों। हरिराम ने ऊपर देखा, और उसे लगा जैसे एक तारा बहुत धीमी रोशनी में उसे पहचान रहा हो। उसने मन ही मन कहा, मैं ठीक हूं, और तारा जैसे और धीमा होकर चमकने लगा। वो आंगन में रखी टूटी कुर्सी के पास गया। इस बार वो उस पर नहीं बैठा, बल्कि उसके पीछे खड़ा होकर उसकी पीठ पर हाथ रखा, जैसे किसी बूढ़े दोस्त के कंधे पर हाथ रखा जाता है, और बहुत धीरे से कहा, तुमने मुझे थामा, अब मैं तुम्हें थाम रहा हूं। फिर वो अंदर आया और अपनी थैली को खोल कर देखा। आज उसमें कोई चिट्ठी नहीं थी, फिर भी उसे लगा जैसे वो खाली नहीं है, क्योंकि उसमें आज बहुत सी सांसें, बहुत सी चुप्पियां, बहुत सी उम्मीदें रखी हुई थी। उसने थैली को बंद किया और उसे उसी जगह टांग दिया जहां वो हर रोज खुद को टिका हुआ महसूस करती थी। फिर वो घड़ी के पास गया। उसकी सुइयां आज भी बिना आवाज चल रही थी, और हरिराम को लगा जैसे समय अब उसे समझने लगा है। उसने घड़ी को हाथ में लेकर कुछ पल आंखें बंद की, और उसे लगा जैसे वो अपने जीवन के हर छोटे पल को छू रहा हो। वो पल जो रोए, वो पल जो रुके, वो पल जो आगे बढ़े, और वह पल जो बस चुपचाप सहते रहे। उसने घड़ी को वापस रखा और दिए के पास बैठ गया। आज उसने दिए को जलाया नहीं, क्योंकि उसे लगा कि कमरे में पहले से ही बहुत नरम उजाला है, ऐसा उजाला जो आग से नहीं, बल्कि स्वीकार से पैदा होता है। हरिराम ने दीवार की उस दरार को फिर देखा, और आज उसे लगा जैसे वह दरार नहीं, बल्कि एक खिड़की है, जिससे उसका भीतर बाहर से जुड़ा हुआ है। उसने उंगली से उस दरार को छुआ और बहुत धीरे से कहा, तुमने मुझे रोशनी दिखाई। फिर वो बिस्तर पर बैठ गया और अपने दोनों हाथों को घुटनों पर रखकर बस बैठा रहा, बिना किसी सोच के, बिना किसी सवाल के, जैसे वो पहली बार खुद के साथ बैठना सीख रहा हो। बाहर से झिंगुरों की आवाज आ रही थी, पर आज वो आवाज उसे परेशान नहीं कर रही थी, बल्कि उसे बता रही थी कि रात अभी जिंदा है, और जिंदगी का मतलब सिर्फ रोशनी नहीं होता, कभी कभी अंधेरा भी बहुत सच्चा होता है। हरिराम को अपनी पत्नी याद आई। उसे याद आया कि कैसे वह रात में झिंगुरों की आवाज सुनकर मुस्कुराती थी और कहती थी, ये भी किसी की नींद की रखवाली करते हैं। और आज हरिराम को लगा जैसे वही झिंगुर उसकी नींद की रखवाली कर रहे हों। उसकी आंखों में नमी आई, पर वो नमी किसी कमी की नहीं, बल्कि एक बहुत पुराने प्रेम की थी, जो आज भी बिना आवाज उसके भीतर बैठा हुआ था। उसने बहुत धीरे से सिर झुकाया और उस याद को अपने भीतर जगह दे दी, बिना उसे हटाने की कोशिश किए, क्योंकि अब वो जान गया था कि कुछ यादें बोझ नहीं होती, वे रास्ता होती है।
थोड़ी देर बाद उसने करवट बदली और खिड़की की ओर देखा। पर्दे के पीछे से चांद की हल्की रोशनी अंदर आ रही थी और उसे लगा जैसे चांद आज उसके कमरे में नहीं बल्कि उसके भीतर उतर आया है। उसने मन ही मन कहा, तुम भी थक गए हो। और चांद जैसे और नरम हो गया। हरिराम ने आंखें बंद की और इस बार उसे कोई सपना नहीं आया, बस एक बहुत लंबा, बहुत गहरा सन्नाटा आया। ऐसा सन्नाटा जिसमें डर नहीं था, जिसमें सवाल नहीं थे, जिसमें बस होना था। और वो उसी में धीरे धीरे उतरता चला गया। सुबह की पहली हल्की आवाज जब आई, वो किसी पक्षी की नहीं बल्कि उसकी अपनी सांसों की थी, जो अब और धीमी और हल्की हो चुकी थी। उसने आंखें खोली और देखा कि खिड़की से धूप की एक पतली रेखा उसके बिस्तर तक पहुंच गई है, जैसे दिन ने बिना शोर किए उसे छू लिया हो। हरिराम उठकर बैठ गया और उस रोशनी को कुछ पल देखता रहा। उसे लगा जैसे ये रोशनी उसे कुछ नहीं कह रही, बस उसके साथ बैठी है। उसने बिस्तर से उतरकर जमीन पर पैर रखा और आज उसे जमीन ठंडी नहीं बल्कि बहुत अपनापन लिए हुए लगी। वो आंगन में गया और देखा कि कल की धूल आज फिर वैसी ही थी, पर अब उसे देखकर उसे थकान नहीं बल्कि निरंतरता महसूस हुई, जैसे सब कुछ रोज बदलता नहीं, बस रोज टिकता है। उसने मटके से पानी निकाला और एक घूंट पिया। पानी आज उसे मीठा नहीं बल्कि सच्चा लगा, जैसे वो पानी नहीं बल्कि किसी ने उसे कहा हो, तुम अभी भी यहां हो। हरिराम मुस्करा दिया और उस मुस्कान में कोई शोर नहीं था, बस एक बहुत शांत सा भरोसा था। उसने अपनी थैली उठाई और दरवाजे की तरफ बढ़ा। आज उसे नहीं पता था कि उसे कितनी चिट्ठियां मिलेंगी या वो किससे मिलेगा, पर उसे ये जरूर पता था कि वो खुद से मिलेगा। हर कदम पर, हर सांस में वो बाहर निकला। गली आज भी वही थी, पर आज गली उसे रास्ता नहीं बल्कि घर लग रही थी। उसने पीपल के पेड़ को देखा, तालाब को देखा, स्कूल की दीवारों को देखा और उसे लगा जैसे सब कुछ उसे पहचान रहा हो, बिना नाम पूछे, बिना कारण जाने, बस पहचान रहा हो। वो उसी कच्ची सड़क पर चल पड़ा और आज उसके कदमों की आवाज मिट्टी में घुल नहीं रही थी बल्कि मिट्टी उसके कदमों में घुल रही थी, जैसे दोनों ने एक दूसरे को स्वीकार कर लिया हो। चलते चलते उसे फिर वही सूखा फूल याद आया जो उसने जेब में रखा था। उसने उसे निकाला और सड़क के किनारे एक छोटी सी दरार में रख दिया, जैसे किसी थकी हुई जगह को थोड़ी सी सुंदरता सौंप रहा हो। फिर वो आगे बढ़ गया बिना पीछे देखे, क्योंकि अब उसे पीछे देखने की जरूरत नहीं थी। पीछे सब सुरक्षित था और आगे अब कोई डर नहीं था, सिर्फ एक बहुत शांत सा भरोसा था कि जो भी आएगा वह भी धीरे ही आएगा और हरिराम उसे भी उसी तरह स्वीकार करेगा जैसे उसने खुद को स्वीकार करना सीख लिया था। और उसी स्वीकार के साथ उसकी चाल और हल्की हो गई, उसकी सांसें और गहरी हो गई और उसका दिल और शांत हो गया, जैसे किसी पुराने बोझ को आखिरकार माफ कर दिया गया हो। अगर ये हिस्सा आपके भीतर कहीं रुक गया हो तो उसे वही रहने दीजिए और मेरे साथ इस धीमे सफर में रहने के लिए बहुत धीरे से धन्यवाद, बहुत धीरे से धन्यवाद। और उसी धन्यवाद की गर्माहट के साथ हरिराम कुछ पल वही खड़ा रहा, जैसे उसने अपने ही भीतर किसी को अलविदा कह दिया हो और किसी को चुपचाप जगह दे दी हो। सुबह की हवा अब थोड़ी और साफ लग रही थी, उसमें रात की नमी कम और दिन की सादगी ज्यादा थी। हरिराम ने अपनी थैली को कंधे पर ठीक किया और उसे लगा जैसे वो आज पहले से हल्की है, पर इस हल्केपन में कोई खालीपन नहीं बल्कि एक बहुत शांत भरोसा था। वो आगे बढ़ा। रास्ते में वही पुरानी दीवार मिली जिसकी दरार में उसने सूखा फूल रखा था। फूल अब भी वही था, थोड़ा सा झुका हुआ पर टूटा नहीं, और हरिराम को लगा जैसे वो फूल भी उसकी तरह ही किसी सहारे में टिककर खड़ा रहना सीख रहा हो। उसने उंगलियों से उस फूल को हल्का सा छुआ और मन ही मन कहा, तुम अब अकेले नहीं हो। फिर वो आगे चल पड़ा। खेतों से आती हवा अब धूप की खुशबू लेकर चल रही थी। धान के पौधे हल्के हल्के हिल रहे थे,
जैसे किसी धीमी धुन पर सिर हिला रहे हों। हरिराम को लगा जैसे ये सब कुछ उसे याद दिला रहा हो कि जिंदगी कभी रुकती नहीं, बस कभी कभी धीरे हो जाती है और उसी धीमेपन में उसका असली रूप दिखाती है। वह गांव की उस गली में पहुंचा जहां कभी उसकी मां उसे स्कूल छोड़ने आती थी। आज वहां कोई नहीं था, पर हरिराम को लगा जैसे उसकी मां की परछाई अब भी उस मोड़ पर खड़ी है। उसने उस जगह को देखा और उसकी आंखों में बिना आवाज के एक मुस्कान उतर आई, क्योंकि अब वो जानता था कि कुछ लोग जाते नहीं, वे बस हमारे चलने के तरीके में बदल जाते हैं। आगे बढ़ते हुए उसे वही बूढ़ा आदमी मिला जिसकी उंगलियां हमेशा कांपती थी। आज उसकी उंगलियों में कांप कम और थाम ज्यादा था। उसने हरिराम को देखा और बहुत धीरे से कहा, आज मैं डर नहीं रहा। हरिराम ने कुछ नहीं कहा, उसने बस उसकी आंखों में देखा, और यह देखना उस आदमी के लिए किसी जवाब से कम नहीं था। वो आगे बढ़ गया और हर कदम के साथ उसे लगने लगा कि गांव उसके भीतर नहीं, बल्कि वो गांव के भीतर चल रहा है, जैसे दोनों की सीमाएं अब बहुत धुंधली हो गई हों। वो उसी तालाब के पास पहुंचा। आज पानी में आसमान साफ नहीं था, थोड़ा सा हिल रहा था, जैसे बादल धीरे धीरे अपने निशान छोड़ रहे हों। हरिराम बैठ गया और पानी में अपनी परछाई देखी। इस बार उसे दो टुकड़ों में बंटी हुई नहीं लगी, बल्कि एक साथ हिलती हुई लगी, जैसे उसका भीतर और बाहर अब अलग अलग नहीं रह गए हों। उसने पानी को हाथ से छुआ, ठंडा, सच्चा, शांत, और उसे लगा जैसे ये पानी उसे कुछ नहीं सिखा रहा, बस उसे होने दे रहा है। वो वहीं बैठा रहा और उसे अपनी पत्नी की आवाज याद आई, जब कुछ समझ न आए तो बस बैठ जाना। और आज हरिराम पहली बार समझ रहा था कि बैठ जाना भी एक तरह की मंजिल होती है। कुछ देर बाद वो उठा और उसी पुराने स्कूल की ओर चल पड़ा। आज स्कूल के बाहर एक और बच्चा खड़ा था, हाथ में किताब, आंखों में थोड़ा डर और थोड़ा भरोसा। हरिराम उसके पास गया और बहुत धीरे से पूछा, अंदर जाओगे? बच्चे ने सिर हिलाया और हरिराम के साथ 2 कदम चला, फिर खुद ही रुक गया, पर अब उसकी आंखों में डर कम और हिम्मत ज्यादा थी। हरिराम ने बिना पीछे देखे आगे बढ़ना जारी रखा, क्योंकि वो जानता था कि हर किसी को साथ खींचना नहीं होता, कभी कभी बस रास्ता दिखा देना ही काफी होता है। वो अपने घर की तरफ लौटा। रास्ते में धूप और तेज हो गई थी, पर उसे अब वो धूप चुभती नहीं थी, बल्कि उसे सहारा देती थी। घर पहुंचकर उसने खिड़की खोली, हवा अंदर आई और पर्दा हल्का सा हिला, जैसे घर ने भी उसे वापस आने का एहसास कर लिया हो। हरिराम ने मेज पर रखी घड़ी को देखा। उसकी सुइयां अब भी उसी लय में चल रही थी और उसे लगा जैसे समय अब उससे आगे नहीं भाग रहा, बल्कि उसके साथ सांस ले रहा है। उसने घड़ी के पास रखा सूखा फूल देखा और आज उसे वो सूखा नहीं, बल्कि बहुत शांत लगा, जैसे उसने भी अपना सफर पूरा कर लिया हो। हरिराम बिस्तर पर बैठ गया और पहली बार उसे दिन के खत्म होने का डर नहीं लगा, क्योंकि अब उसे पता था कि हर खत्म होना भी किसी और धीमी शुरुआत का नाम होता है। उसने आंखें बंद की और उसे लगा जैसे उसके भीतर कोई बहुत पुराना सवाल अब पूरी तरह शांत हो गया हो। उसकी सांसें बहुत धीमी, बहुत गहरी, बहुत सच्ची हो गई, और उसी सांसों के बीच उसने खुद से बहुत धीरे से कहा, मैं अब भाग नहीं रहा। और ये कहना उसके लिए किसी जीत से कम नहीं था। बाहर शाम उतरने लगी। आसमान पर हल्की सुनहरी रेखा फैल गई, जैसे दिन उसे बहुत धीरे से धन्यवाद कह रहा हो। हरिराम ने खिड़की से उस रंग को देखा और उसे लगा जैसे उसकी जिंदगी भी अब उसी रंग में ढल रही है। न बहुत उजली, न बहुत अंधेरी, बस बहुत सच्ची, बहुत शांत और बहुत अपनापन लिए हुए। वो बिस्तर पर लेट गया और इस बार नींद उसके पास किसी मेहमान की तरह नहीं, बल्कि किसी पुराने दोस्त की तरह आई, बिना दस्तक, बिना सवाल, बस बहुत धीरे से। और हरिराम ने उसे उसी तरह स्वीकार कर लिया, जैसे किसी पुराने बोझ को आखिरकार माफ कर दिया गया हो। अगर ये हिस्सा आपके भीतर कहीं ठहर गया हो, तो बस उसे वही रहने दीजिए
और मेरे साथ इतनी शांति से चलते रहने के लिए। बहुत धीरे से धन्यवाद, बहुत धीरे से धन्यवाद। और उसी मौन कृतज्ञता में हरिराम ने अपनी आंखें बंद रखी, जैसे वो नींद को नहीं बल्कि अपने ही भीतर बसे किसी पुराने सुकून को महसूस कर रहा हो। कमरे की हवा अब और हल्की हो गई थी। पर्दे की हल्की सरसराहट भी जैसे थककर शांत हो गई थी। और हरिराम को लगा कि आज रात उसके आसपास कुछ भी उसे पुकार नहीं रहा, सब कुछ बस उसके साथ बैठा हुआ है। उसने करवट बदली और उसकी हथेली तकिए के नीचे रखे सूखे फूल से टकराई। वो फूल अब पूरी तरह टूट चुका था, पर हरिराम ने उसे हटाया नहीं, क्योंकि उसे समझ आ गया था कि टूटना भी किसी सफर का आखिरी सच नहीं होता। कभी कभी वही किसी याद का सबसे नरम रूप बन जाता है। उसने उस फूल को हल्के से हथेली में लिया और फिर वापस तकिए के नीचे रख दिया, जैसे उसने किसी पुराने पल को फिर से सुला दिया हो। बाहर कहीं बहुत दूर से ट्रेन की आवाज आई, बहुत धीमी, बहुत थकी हुई, और फिर वो भी हवा में घुल गई। हरिराम को लगा जैसे वो आवाज भी किसी से कह रही हो कि अब आराम कर लो। वो उठकर खिड़की के पास गया और बाहर देखा। गली खाली थी, पर खालीपन उदास नहीं था, बल्कि शांत था, जैसे हर चीज अपनी जगह पर लौट आई हो। उसने खिड़की की चौखट पर माथा टिका दिया और कुछ पल आंखें बंद रखी। उसे अपनी पत्नी का चेहरा याद आया, उसकी आंखों की वही नरमी जो बिना बोले भी बहुत कुछ कह जाती थी। उसने मन ही मन कहा, मैं अब भी तुम्हें सुनता हूं। और उस याद में कोई दर्द नहीं, बल्कि एक बहुत हल्की मुस्कान उतर आई। वो वापस बिस्तर पर आकर बैठ गया और घड़ी की तरफ देखा। उसकी सुइयां आज भी बिना आवाज चल रही थी, पर आज उसे लगा जैसे वे सिर्फ समय नहीं, बल्कि धैर्य भी गिन रही हों। उसने घड़ी को उठाकर कुछ पल हथेली में रखा और फिर उसे वापस रख दिया, जैसे उसने समय को भी ये भरोसा दे दिया हो कि अब उसे कहीं जल्दी नहीं है। हरिराम ने अपने पैरों को समेटा और चादर को थोड़ा ऊपर खींच लिया। उसे पहली बार किसी सर्दी का डर नहीं, बल्कि एक सुरक्षित गर्माहट महसूस हुई। बाहर से झिंगुरों की आवाज फिर आने लगी, पर आज वो आवाज उसे नींद से दूर नहीं, बल्कि नींद के और पास ले जा रही थी। उसने आंखें बंद की और इस बार उसके भीतर कोई याद नहीं जागी, कोई सवाल नहीं उठा, कोई तस्वीर नहीं बनी। बस एक बहुत लंबा, बहुत गहरा ठहराव आया, जिसमें वो खुद को खो भी नहीं रहा था और पा भी नहीं रहा था। बस था, पूरी तरह था। कुछ देर बाद सुबह की बहुत हल्की रोशनी उसकी पलकों पर गिरी और हरिराम ने आंखें खोली। उसे लगा जैसे उसने बहुत लंबा सफर तय किया हो। बिना एक कदम चले उसने उठकर बैठते हुए खिड़की से बाहर देखा। आसमान में हल्का गुलाबी रंग फैला हुआ था, जैसे दिन ने बहुत धीरे से मुस्कुराना शुरू किया हो। उसने मन ही मन कहा, मैं लौट आया। और ये लौटना उसके लिए कहीं जाने से ज्यादा सच्चा था। वो बाहर आंगन में आया। आज मिट्टी पर ओस की बूंदें थी और हर बूंद में आसमान का छोटा सा टुकड़ा कैद था। हरिराम ने एक बूंद को उंगली से छुआ और उसे लगा जैसे उसने पूरी सुबह को छू लिया हो। वो कुएं के पास गया, बाल्टी में पानी निकाला और अपने चेहरे पर छींटे मारे। पानी आज उसे ठंडा नहीं, बल्कि बहुत अपनापन लिए हुए लगा, जैसे किसी ने कहा हो, अब तुम थके नहीं हो। वो भीतर आया और आईने में खुद को देखा। आज उसे अपने चेहरे में कोई बीता हुआ बोझ नहीं दिखा, बस एक लंबा सफर दिखा जो अब उसे डराता नहीं था। उसने आईने से बहुत धीरे से कहा, मैं यहां हूं। और ये कहना उसके लिए किसी पहचान से कम नहीं था। वो अपनी थैली उठाकर बाहर निकला। आज गांव की गलियां उसे बुला नहीं रही थी, वे बस उसके साथ चल रही थी। वो पीपल के पेड़ के नीचे रुका, उसकी छाया में कुछ देर खड़ा रहा और उसे लगा जैसे पेड़ ने भी उसे अपने भीतर जगह दे दी हो। उसने तालाब की तरफ देखा। पानी आज बहुत स्थिर था, जैसे उसने भी कुछ स्वीकार कर लिया हो। हरिराम वही खड़ा रहा और उसे पहली बार समझ आया कि जिंदगी हमेशा चलने का नाम नहीं होती, कभी कभी बस ठहरकर सांस लेने का नाम भी होती है। कुछ देर बाद वो फिर चला,
पर अब उसकी चाल में कोई मंजिल नहीं थी, बस एक बहुत शांत सा होना था। वो उसी पुराने घर के पास से गुजरा जहां कभी उसकी पत्नी खड़ी होती थी। उसने वहां रुककर दरवाजे को नहीं देखा, उसने बस हवा को महसूस किया, और वही उसके लिए काफी था। वो आगे बढ़ा। रास्ते में वही बच्चा फिर दिखा जो अब एक किताब पढ़ते हुए चल रहा था। हरिराम ने उसे देखा और उसे लगा जैसे किसी कहानी ने खुद ही आगे बढ़ना सीख लिया हो। वह मुस्कराया और बिना कुछ कहे आगे निकल गया। दोपहर तक उसकी थैली फिर हल्की हो गई और उसका दिल फिर शांत हो गया। वो पीपल के नीचे आकर बैठ गया और आज उसने कुर्सी को नहीं, मीन को चुना, क्योंकि अब उसे दोनों में कोई फर्क नहीं लगता था। उसने आंखें बंद की और अपनी सांसों को गिनने लगा। 1, 2, 3, और फिर गिनना भूल गया, क्योंकि अब उसे गिनने की जरूरत नहीं थी। वो बस सांस ले रहा था और वही काफी था। शाम फिर धीरे धीरे उतरने लगी और हरिराम को लगा जैसे दिन उसे बिना शब्दों के समझा रहा हो। उसने आसमान की तरफ देखा और बहुत हल्की आवाज में कहा, धन्यवाद। ये धन्यवाद किसी से नहीं, बस जीवन से था। और उसी धन्यवाद के साथ उसकी आंखों में एक बहुत शांत नमी उतर आई। वो उठकर अपने घर की तरफ लौटा। आज उसे घर पहुंचने की जल्दी नहीं थी, क्योंकि अब हर जगह उसे घर जैसा लगने लगा था। वो बिस्तर पर बैठा और पहली बार उसे अपने भीतर किसी कहानी के खत्म होने का एहसास नहीं हुआ, बल्कि किसी बहुत धीमी, बहुत मुलायम कहानी के और गहरा होने का एहसास हुआ। उसकी सांसें फिर धीमी होने लगी, उसकी पलकों पर नींद फिर उतरने लगी और उसने उसे बिना रोक टोक स्वीकार कर लिया, क्योंकि अब उसे पता था कि नींद जाना नहीं है, बस थोड़ी देर के लिए खुद के पास लौटना है। और उसी एहसास के साथ वो बहुत धीरे धीरे उस शांति में उतर गया, जैसे किसी पुराने बोझ को आखिरकार माफ कर दिया गया हो, माफ कर दिया गया हो। और उसी माफी की नरमी में हरिराम की नींद और गहरी उतर गई, जैसे किसी ने उसके भीतर के हर सवाल को बहुत धीरे से थपथपाकर सुला दिया हो। कमरे में अब कोई आवाज नहीं थी, सिर्फ उसकी सांसों की हल्की लय थी, जो कभी तेज नहीं होती, कभी टूटती नहीं, बस चलती रहती थी। जैसे समय अब उससे आगे नहीं, बल्कि उसके साथ चल रहा हो। हरिराम ने करवट बदली और उसकी हथेली तकिए के नीचे रखी घड़ी को छू गई। वो घड़ी अब भी चल रही थी, बिना आवाज, बिना शिकायत। और हरिराम को लगा जैसे वो घड़ी नहीं, बल्कि उसका ही धैर्य धड़क रहा हो। उसने आंखें आधी खोली और छत को देखा, जहां हल्की रोशनी की परछाई अब भी टिकी हुई थी, जैसे रात जाने से पहले अपने होने का आखिरी निशान छोड़ जाना चाहती हो। हरिराम ने बहुत धीरे से सांस ली और उसे लगा जैसे उसकी सांसों में अब कोई बोझ नहीं, सिर्फ एक बहुत शांत स्वीकार भरा हुआ है। कुछ देर बाद वो उठा, बिना किसी हड़बड़ी के, बिना किसी कारण के, बस उठा, जैसे शरीर ने खुद ही तय कर लिया हो कि अब बैठना ठीक है। उसने बिस्तर के किनारे बैठकर अपने पैरों को जमीन पर रखा, और आज जमीन उसे ठंडी नहीं, बल्कि बहुत सुरक्षित लगी, जैसे वो कह रही हो, मैं हूं। हरिराम ने आंगन की तरफ देखा। बाहर सुबह पूरी तरह उतर चुकी थी, पर उसमें कोई तेजी नहीं थी, बस एक बहुत हल्की जागरूकता थी, जैसे दिन भी धीरे बोलना सीख गया हो। वो बाहर आया, आंगन में फैली धूप को देखा, और उसे लगा जैसे धूप आज उसे छू नहीं रही, बल्कि समझ रही है। उसने मटके से पानी निकाला, एक घूंट पिया, और उस पानी में उसे अपनी पूरी थकान घुलती हुई महसूस हुई, जैसे किसी ने उसके भीतर के सूखेपन को बहुत धीरे से भर दिया हो। वो दीवार की उस दरार के पास गया, और आज पहली बार उसे वहां कोई कमी नहीं, बल्कि एक बहुत सच्चा रास्ता दिखा। उसने उंगली से उस दरार को छुआ और मन ही मन कहा, तुमने मुझे बाहर नहीं जाने दिया, तुमने मुझे भीतर आने दिया। फिर वह मुस्करा दिया, क्योंकि उसे पहली बार समझ आया कि हर टूटन बाहर की नहीं होती, कुछ टूटन हमें अपने अंदर तक पहुंचा देती है। हरिराम अपनी थैली उठाकर बाहर निकला, पर आज उसे ये नहीं पता था कि वह डाकिया है या बस एक चलता हुआ इंसान,
क्योंकि आज उसे दोनों में कोई फर्क नहीं लग रहा था। वो गांव की गली में चला और आज गली ने उसे रास्ता नहीं बल्कि अपनापन दिया। पीपल के पेड़ के पास वो कुछ पल रुका, उसकी छाया में खड़ा रहा और उसे लगा जैसे पेड़ भी आज उससे कुछ नहीं मांग रहा, बस उसे अपने पास होने दे रहा है। वो तालाब के पास पहुंचा। पानी आज बहुत शांत था। उसमें आसमान की परछाई बिना हिले टिकी हुई थी। हरिराम ने पानी में झांका और पहली बार उसे अपनी परछाई में कोई डर नहीं दिखा, बस एक बहुत थका हुआ पर पूरा इंसान दिखा। उसने पानी में बहुत हल्की सी उंगली डुबोई, लहर बनी और फिर शांति लौट आई। हरिराम ने मन ही मन कहा, मैं भी ऐसा ही हूं। और उस कहने में कोई शिकायत नहीं थी, बस पहचान थी। वो आगे बढ़ा, उसी स्कूल के पास पहुंचा। आज वहां दरवाजा खुला था। भीतर से बच्चों की धीमी हंसी आ रही थी। बहुत तेज नहीं, बहुत साफ नहीं, बस इतनी कि ये बताया जा सके कि वहां जीवन अभी भी सांस ले रहा है। हरिराम ने दरवाजे के पास खड़े होकर भीतर झांका और बिना किसी को देखे भी उसकी आंखें भर आई, क्योंकि उसे लगा जैसे कोई बहुत पुरानी दीवार आज फिर से यादों की जगह बन गई हो। उसने दीवार को छुआ और उसे लगा जैसे दीवार ने भी उसे पहचान लिया हो। वो वहां से बिना कुछ कहे लौट आया। यूं कि कुछ खुशियां आवाज नहीं चाहती, वे बस देखने भर से पूरी हो जाती है। रास्ते में वही जवान लड़का फिर मिला। आज उसके हाथ में किताब नहीं बल्कि एक छोटा सा कागज था। वो हरिराम के पास आया और बहुत धीरे से बोला, मैंने जवाब नहीं पाया, पर मैं अब खाली नहीं हूं। हरिराम ने उसकी आंखों में देखा और उसे लगा जैसे उसने किसी कहानी का सबसे सुंदर अंत सुन लिया हो। उसने कुछ नहीं कहा, बस उसके सिर पर हाथ रखा और वो हाथ किसी आशीर्वाद से कम नहीं था। लड़का मुस्कराया और लौट गया और हरिराम वही खड़ा रहा जैसे उसने किसी अपने हिस्से को बहुत शांति से आगे बढ़ते देखा हो। वो फिर चला। रास्ते में उसे वही बूढ़ी औरत का घर दिखा। दरवाजा बंद था पर खिड़की खुली थी। भीतर से धूप की एक पतली रेखा बाहर गिर रही थी। हरिराम ने उस रेखा को देखा और उसे लगा जैसे कोई अब भी वहां है, बस चुपचाप। उसने दरवाजा नहीं खटखटाया, क्योंकि अब उसे पता था कि हर मौजूदगी आवाज की मोहताज नहीं होती। वो आगे बढ़ गया। दोपहर तक उसकी थैली फिर खाली हो गई और उसका दिल फिर बहुत शांत हो गया। वो पीपल के नीचे आकर बैठ गया। इस बार न कुर्सी पर न जमीन पर, बल कि दोनों के बीच, जैसे उसने तय कर लिया हो कि अब उसे किसी एक को चुनने की जरूरत नहीं। उसने आंखें बंद की और अपनी सांसों को महसूस किया। सांस अंदर, सांस बाहर, और हर सांस के साथ कोई पुराना डर थोड़ा थोड़ा हल्का होता चला गया। उसे अपनी पत्नी की आवाज याद आई, तुम बहुत देर तक खुद को संभालते रहे। और आज हरिराम ने मन ही मन जवाब दिया, अब मैं खुद को छोड़ रहा हूं। और इस छोड़ने में कोई हार नहीं थी, बल्कि एक बहुत गहरी शांति थी। शाम धीरे धीरे उतरने लगी। आसमान पर रंग बदलने लगे और हरिराम को लगा जैसे दिन उससे बिना शब्दों के विदा ले रहा हो। उसने आसमान की तरफ देखा और बहुत हल्की आवाज में कहा, तुम्हारा भी धन्यवाद। फिर वो उठा, अपने घर की तरफ चला। आज उसे रास्ता लंबा नहीं लगा, क्योंकि अब वो रास्ते को मंजिल नहीं बल्कि साथ मानने लगा था। घर पहुंचकर उसने खिड़की खोली। हवा अंदर आई और पर्दा हल्के से हिला, जैसे घर ने भी उसे पहचान लिया हो। हरिराम ने घड़ी को देखा। उसकी सुइयां अब भी चल रही थी और आज उसे लगा जैसे समय अब उसे कहीं ले नहीं जा रहा, बस उसके साथ बैठा हुआ है। उसने घड़ी के पास रखे सूखे फूल को देखा और आज उसे वो सूखा नहीं बल्कि बहुत शांत लगा, जैसे उसने अपना रूप बदल लिया हो पर अपनी जगह नहीं छोड़ी हो। हरिराम बिस्तर पर बैठ गया और पहली बार उसे अपने भीतर किसी कहानी के अधूरेपन का एहसास नहीं हुआ। उसे लगा जैसे उसकी जिंदगी अब किसी सवाल की तरह नहीं बल्कि किसी बहुत धीमी, बहुत सच्ची कविता की तरह हो गई है, जिसकी हर पंक्ति चुपचाप अपने आप पूरी होती जा रही है। उसने आंखें बंद की और इस बार नींद उसके पास किसी राहत की तरह नहीं बल्कि किसी बहुत पुराने दोस्त की तरह आई,
जिसने बिना कुछ पूछे बस उसके पास बैठ जाना चुना। हरिराम ने उसे मुस्कुराकर स्वीकार कर लिया और उसकी सांसें फिर बहुत मुलायम हो गई, बहुत गहरी हो गई, बहुत शांत हो गई, जैसे किसी ने उसके भीतर बहुत धीरे से कह दिया हो कि अब तुम सुरक्षित हो। और उसी एहसास में वो फिर से उस शांति में उतर गया, जैसे किसी पुराने बोझ को आखिरकार माफ कर दिया गया हो। अगर ये हिस्सा आपके भीतर बहुत हल्के से ठहर गया हो तो बस उसे वही रहने दीजिए। और इस कहानी के साथ इतनी शांति से बने रहने के लिए बहुत धीरे से धन्यवाद, बहुत धीरे से धन्यवाद। और उसी धन्यवाद की सबसे आखिरी नरमी में हरिराम की सांसें कुछ पल और स्थिर रहीं, जैसे नींद और जागना अब आपस में कोई सीमा तय नहीं कर रहे थे। वो बिस्तर पर लेटा हुआ छत को देख रहा था, जहां दिए की बुझी हुई परछाई अब भी एक हल्की याद की तरह टिकी हुई थी। और उसे लगा जैसे वो परछाई भी उससे कुछ नहीं मांग रही, बस उसके साथ रहना चाहती है। हरिराम ने आंखें खोली और पहली बार उसे ये महसूस हुआ कि अब किसी सुबह से उसे कुछ साबित नहीं करना है, न किसी रात से कुछ छुपाना है। वो बस उठ बैठा, बिना किसी हड़बड़ी के, बिना किसी उद्देश्य के, जैसे उठना भी अब उसके लिए एक बहुत शांत स्वाभाविक क्रिया बन चुका हो। उसने अपने पैरों को जमीन पर रखा और आज जमीन ने उसे ठंडा नहीं बल्कि बहुत स्थिर महसूस कराया, जैसे वो कह रही हो कि गिरने के बाद भी खड़ा रहा जा सकता है। हरिराम बाहर आंगन में आया। सूरज अभी पूरी तरह ऊपर नहीं चढ़ा था, पर उसकी रोशनी अब भी रास्ता ढूंढ रही थी। आंगन में पड़ी धूल आज उसे गंदी नहीं बल्कि बहुत ईमानदार लगी, जैसे हर दिन की तरह वो भी बस अपने होने को निभा रही हो। उसने आंगन के बीच खड़े होकर गहरी सांस ली और उसे लगा जैसे उसने अपने जीवन की पूरी थकान एक ही सांस में बाहर छोड़ दी हो। फिर वो कुएं के पास गया, बाल्टी से पानी निकाला और इस बार चेहरे पर छींटे नहीं मारे, बस हथेलियों में पानी भरकर उसे देखा, जैसे वो पानी में खुद को पहचान रहा हो। फिर उसने वो पानी वापस कुएं में डाल दिया, जैसे उसने खुद को ही खुद के पास लौटा दिया हो। हरिराम मुस्कराया, बहुत हल्की, बहुत सच्ची मुस्कान, जिसमें कोई जीत नहीं थी, कोई हार नहीं थी, बस एक गहरा स्वीकार था। वो दीवार की उस दरार के पास गया और आज उसने उसे छुआ नहीं, बस देखा, क्योंकि अब उसे समझ आ गया था कि कुछ चीजें छूने से नहीं, मान लेने से ठीक होती है। उसने मन ही मन कहा, तुमने मुझे वही दिखाया जो मैं देखना भूल गया था। फिर वो अपनी थैली उठाकर बाहर निकला। आज आखिरी बार नहीं, पर आज उसे ये एहसास जरूर था कि अब उसे अपने चलने से डर नहीं लगता। गांव की गली आज बहुत शांत थी, पर उस शांति में कोई उदासी नहीं थी, बल्कि एक बहुत सादा अपनापन था। हरिराम पीपल के पेड़ के नीचे रुका, उसकी छाया में कुछ पल खड़ा रहा और उसे लगा जैसे पेड़ ने उसे बिना शब्दों के गले लगा लिया हो। उसने तालाब की तरफ देखा। पानी आज बहुत स्थिर था, जैसे उसने भी अपना लंबा सवाल किसी गहरे उत्तर में बदल दिया हो। हरिराम तालाब के पास बैठ गया, पानी में अपनी परछाई देखी और पहली बार उसे वो परछाई अपनी नहीं बल्कि अपनी मित्र जैसी लगी। उसने बहुत हल्के से पानी को छुआ और लहर बनी, फिर से शांति। हरिराम ने धीरे से कहा, बस इतना ही काफी है। और उस कहने में कोई शिकायत नहीं थी, बस एक बहुत गहरी तसल्ली थी। वो उठा और उसी पुराने स्कूल की तरफ चला। आज वहां बच्चों की आवाज नहीं थी, पर दीवारों में अब भी वो गर्माहट थी जो किसी दिन लौट आने का भरोसा देती है। हरिराम ने स्कूल की दीवार को छुआ और उसे लगा जैसे उसने अपने बचपन को बहुत धीरे से नमस्ते कर दिया हो। वो आगे बढ़ा। रास्ते में उसे वही जवान लड़का नहीं मिला, वही बूढ़ी औरत नहीं मिली, वही कांपते हाथों वाला आदमी नहीं मिला, पर आज उसे किसी के न मिलने का दुख नहीं हुआ, क्योंकि अब उसे समझ आ गया था कि लोग हमेशा सामने रहकर ही साथ नहीं चलते, कभी कभी वे बस हमारे भीतर चलने लगते हैं। वो अपने घर की ओर लौटा। खिड़की से आती हवा ने पर्दे को हल्का सा हिलाया, जैसे घर ने उसे पहचान लिया हो। हरिराम ने घर के भीतर कदम रखा
और आज पहली बार उसे घर छोटा नहीं लगा। उसे लगा जैसे घर अब उसके आकार का हो गया है। उसने मेज पर रखी घड़ी को देखा। उसकी सुइयां अब भी चल रही थी। पर आज उसे समय से कोई सवाल नहीं था। उसने घड़ी को हाथ में लिया और बहुत धीरे से उसे वापस रख दिया, जैसे उसने समय को भी आराम दे दिया हो। फिर उसने सूखे फूल को उठाया और उसे खिड़की के पास रख दिया, जहां धूप उसे छू सके, जैसे उसने किसी पुराने प्रेम को रोशनी में सुला दिया हो। हरिराम बिस्तर पर बैठ गया और पहली बार उसने अपने भीतर किसी कहानी के अंत को नहीं, बल्कि किसी बहुत शांत ठहराव को महसूस किया। उसे लगा जैसे अब उसे आगे कुछ जोड़ने की जरूरत नहीं, कुछ हटाने की जरूरत नहीं। वो जैसा है वैसा ही पूरा है। उसकी आंखें भर आईं, पर वो नमी किसी दुख की नहीं, बल्कि किसी बहुत लंबे सफर के सुरक्षित पहुंच जाने की थी। उसने आंखें बंद की और अपनी सांसों को महसूस किया। हर सांस बहुत धीमी, बहुत हल्की, बहुत सच्ची। और उसी सांसों के बीच उसे अपनी पत्नी की आवाज फिर सुनाई दी। अब तुम खुद से नहीं लड़ते। और हरिराम ने मन ही मन जवाब दिया, अब मैं खुद को पकड़कर नहीं रखता, बस साथ रखता हूं। बाहर शाम उतरने लगी। आसमान पर हल्का सुनहरा रंग फैल गया, जैसे दिन उसे बिना शब्दों के विदा कह रहा हो। हरिराम ने खिड़की से उस रंग को देखा और उसे लगा जैसे उसकी जिंदगी भी अब उसी रंग में ढल गई है। न बहुत चमकीली, न बहुत धुंधली, बस बहुत सच्ची, बहुत शांत, बहुत पूरी। वो धीरे से बिस्तर पर लेट गया और इस बार नींद उसके पास किसी जरूरत की तरह नहीं, बल्कि किसी आशीर्वाद की तरह आई, बिना दस्तक, बिना सवाल, बस बहुत हल्के हाथों से। और हरिराम ने उसे उसी हल्केपन के साथ स्वीकार कर लिया। उसकी सांसें बहुत धीरे धीरे शांत होती चली गई। उसका मन बहुत धीरे धीरे खाली होता चला गया और उसी खालीपन में उसे पहली बार पूरा होने का एहसास हुआ, जैसे किसी ने उसके भीतर बहुत धीरे से कह दिया हो कि अब तुम्हें कुछ ढूंढना नहीं है, बस होना है। और हरिराम उसी होने में उतरता चला गया, बिना किसी डर के, बिना किसी शिकायत के, बिना किसी अधूरेपन के, जैसे किसी पुरानी भूल को आखिरकार माफ कर दिया गया हो। अगर कहानी ने आपके दिल को जरा भी छुआ हो, तो बस चुपचाप इसे अपने भीतर सुला दीजिए और मेरे साथ इस आखिरी सांस तक चलने के लिए बहुत